हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। मेरी प्रीवियस वीडियो रिसर्च पेपर पर हाउ टू रीड राइट अ रिसर्च पेपर पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और उन्हीं के क्वेरीज पर, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरीज थी, कुछ टीचर्स ने मुझसे पूछा कि मैम, आपने ये सिखा दिया कि हमें रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, बट हमें ये भी जानना है कि हम रिसर्च पेपर पर कैसे पहुंचे। मतलब हमें कैसे पता लगता है कि हमें कहाँ रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। तो ये मुझे लगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम रिसर्च करती हूँ तो ये सारी चीजें हमारे मन में जरूर आती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्वेश्चन मुझे स्टूपिड लगा या फिर मुझे लगता है कि वो मुझे बताना जरूरी था और मैंने बताया नहीं। तो याद रखिए, जब हम एक लर्नर होते हैं, हम एक स्टूडेंट होते हैं, तो कभी भी आप बेझिझक अपने टीचर्स को क्वेश्चंस पूछे। और अगर अपने कोट्स कभी पढ़ते होगे तो वो लिखा जाता है, एक इंसान उसके आंसर से नहीं, उसके क्वेश्चन से जाना जाता है। ठीक है, आप कौन से क्वेश्चंस पूछते हो, भले वो एक टाइम पर आपको लगेगा आपने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा, या आपको हेजिटेशन थी, या आपको लग रहा था कि सब लोग हंसेंगे कि ये तो सबको आता है, मुझे नहीं आता है। तो कभी भी एज अ स्टूडेंट, और हमेशा हमें एज अ स्टूडेंट वाली नेचर रखनी है। कुछ सीखने के लिए आपके पास कुछ अवेयरनेस नहीं है तो पूछिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प नहीं करते, ऐसा नहीं कि लोग शेयर नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हमने कभी पूछने का हौसला ही नहीं रखा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आज मैं आपके साथ अपना दूसरा रिसर्च पेपर भी डिस्कस करूंगी। तो अगर आप पहली बार मेरे इस लेक्चर से जुड़ने वाले, मेरे सेशन से जुड़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक पेन, बुक, डायरी अपने साथ रखिए। और ये पेन, बुक, डायरी का क्या फायदा होता है, आप नोट्स बनाते हो, आपको याद रहता है। और जब भी आप रिसर्च करते हो ना, याद रखिए आपने कौन सी चीज कब एक्सेस की, कहाँ से एक्सेस की, वो आपके रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन सब में जाने वाला है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा एक रिसर्च पेपर सिखाया था, तो वैसे ही मैं आपको एक दूसरा रिसर्च पेपर के बारे में पूरा पेपर डिस्कस करूंगी। बट उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप ये याद रखिए कि जब भी हम रिसर्च पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि पहले आप अदर रिसर्च स्कॉलर है। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर का मेरा कहने का मतलब है कि आपने पीएचडी एडमिशन हो चुका है, आप कहीं के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। ओके, अब अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की बात करूं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से भी डायरेक्टली आप एडमिशन कर सकते हैं, या उनके रिसर्च सेंटर्स होते हैं विच आर एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, तो आप वहां एडमिट होते हैं तो आप कॉलेज के रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट हो जाते हैं, बट आपकी रिसर्च सेंटर की एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। ओके, और फिर जब हम पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, मेरा कहने का मतलब है जब आपने फीस भर दी, रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आप ये चेक करिए अपनी सेंटर और यूनिवर्सिटी से कि कब से आपका पीएचडी का पीरियड काउंट हो रहा है। ओके, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्क्रिपेंसी होती है, और डिपेंड्स आप कौन से यूनिवर्सिटी से है, तो आप वो यूनिवर्सिटी को पूछिए। ठीक है, कि डेट ऑफ एडमिशन है, या फिर वो यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो करे कि डेट ऑफ इंटरव्यू है। वो जो भी रहेगा वो आप हमेशा याद रखिए कि मैं कह रही हूँ इसलिए आपको नहीं करना है। जब भी आप पीएचडी में एंटर होते हो, रिसर्च में एंटर होते हो, मेरा हमेशा एक सजेशन, और मैं हर अपने सेशन में डिस्क्लेमर देती हूँ कि जब आप पीएचडी के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको याद रखना है, आपको सबसे पहले अपने गाइड, रिसर्च सुपरवाइजर और रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी के साथ डिस्कशन में उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से करना है। नॉट बिकॉज जस्ट वन टीचर इज सेइंग और योर फ्रेंड इज डूइंग लाइक दिस, और प्रोबेबली जैसे आप मेरा सेशन देख रहे हो तो आपको कोई यूट्यूबर आके बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो हमेशा एक याद रखिए कि जो भी आपको करना है, यू हैव टू डिस्कस फर्स्ट विथ योर गाइड, योर रिसर्च सेंटर एंड योर यूनिवर्सिटी। ओके, उनकी गाइडलाइंस ही आपको फॉलो करनी। इट सेव्स योर टाइम, एंड एडिशनली एज अ रिसर्च स्टूडेंट यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको अपने गाइड के साथ ही हर काम करना है। ठीक है, और अपने रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करना है। ओके, अब मुझे जैसे पूछा गया था कि मैम मुझे कैसे पता लगेगा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है, या फिर मैं कहाँ पर अपना पेपर पब्लिश कर सकती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, अभी हम सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहते ही है। ठीक है, अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आपको पता है मैं काफी सारे मुंबई के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक्टिव हूँ, जहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ओके, तो आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है जैसे रिलेटेड टू कॉन्फ्रेंसेस, तो वहां पर है ना, हमेशा आपको एक थीम दिया होगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दूं, सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी का एक मेजर थीम दिया, या सपोज उसका एक टाइटल बना के दिया, या एक ब्रॉड थीम दिया, और उसके अंदर है ना उन्होंने सब थीम्स दी होगी। जैसे सस्टेनेबिलिटी तो हेडिंग हो गई, उसके अंदर दिया होगा बिजनेस, फिर दिया होगा एक मेन हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक मेन हेडिंग दी होगी मार्केटिंग, फिर एक मेन हेडिंग दी होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर एक सस्टेनेबिलिटी अंदर सब थीम दी होगी फाइनेंस। ओके, तो अगर मैं बात करूं, अभी इसमें से मैं मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेती हूँ, सपोज
आपको सस्टेनेबिलिटी ब्रॉडर थीम समझ आ गई। अब मार्केटिंग के अंदर भी उन्होंने फिर वेरियस थीम्स दिए। ओके, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि अगर आपको पीएचडी के लिए ही रिसर्च पेपर करना है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है, या इनफैक्ट हमको करना ही अपने एकेडमिक करियर ग्रोथ के लिए, आप पीएचडी के ड्यूरिंग आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं। ओके, एंड स्पेशली यूजीसी केयर लिस्टेड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजीसी केयर लिस्ट एंड पीयर रिव्यू जर्नल्स, ये भी हम कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको पब्लिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पीएचडी के ड्यूरेशन में करनी है, और आपको बोला गया है द टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू योर पीएचडी ओनली, तो अब याद रखिए, अगर सपोज आपका टॉपिक कहीं से भी सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा नहीं है, आप उसको कोई भी तरीके से थीम से जोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिए, आप जो ऑर्गेनाइजर है उनको पूछिए कि सर या मैम, अगर ये मेरा पेपर पब्लिकेशन हो जाता है विच इज आउट ऑफ द थीम, तो विल इट बी पब्लिश्ड। अगर वहां से आपको रिस्पॉन्स आता है यस, क्योंकि कहीं कहीं ब्रोशर्स में लिखा होता है दिस आर ओनली सजेस्टिव थीम्स, यू कैन गो फॉर एनी टॉपिक, बट प्रोवाइडेड आप उनको पूछ लीजिए, तो एक बार आपको वो कंफर्मेशन हो गया, आप वहां पर अपना पेपर पब्लिकेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। ओके, आप देखिए वो आईएसएसएन है, जर्नल है, ऑनलाइन वाली है, ऑफलाइन वाली जर्नल है, आपको हार्ड कॉपी वाली जर्नल चाहिए, डिपेंड्स जो आपकी यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइंस बोला है, सिर्फ प्रेजेंटेशन है, सिर्फ पब्लिकेशन है, या बोथ प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन है, ये भी आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और सपोज आपको उसमें अपना पेपर फिट नहीं हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर क्रिएटिविटी करके आप पेपर को जोड़ पाए कहीं से भी कोई एंगल से, वेल एंड गुड। अगर आपको कॉलेज बोल रहे हैं हम ऐसा पेपर नहीं एक्सेप्ट करेंगे कॉन्फ्रेंस में जहां पर आपका थीम से रिलेटेड नहीं है, तो यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर अनदर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, जैसे आप कॉलेजेस में जाओगे तो लाइब्रेरीज रहती, अब हम है ना लोग लाइब्रेरीज जाना भूल गए। अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली लाइब्रेरी एक ऐसा रिसोर्स है जो मैं कहती हूँ ऑनलाइन से पहले आपको जाना चाहिए। तो अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पर है ना कॉलेजेस की लाइब्रेरी ने ना बहुत सारे मार्केटिंग जर्नल्स, जैसे मैं मार्केटिंग से हूँ, तो मार्केटिंग की जर्नल्स को सब्सक्राइब किया होगा, फाइनेंस की जर्नल्स को, यूनिवर्सिटी की जर्नल्स को, वहां पर आप जाके चेक कीजिए, वहां पर प्रोसेस रहता है पब्लिकेशन का। और कुछ जर्नल्स ऐसी होती है, दे आर वेरी, मतलब मैं बोलूंगी बहुत हाई स्टैंडर्ड की होती है, वो कुछ भी हमसे पेमेंट नहीं लेती है, कोई भी फीस नहीं होती पब्लिकेशन की, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं और आप उनका प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको याद रखना आपका पेपर उस लेवल का होना जरूरी है, वो हम कभी भी फर्स्ट डे नहीं सीखने वाले हैं, वो हम स्लोली ग्रेजुअली ही सीखेंगे। ठीक है, मैंने अपने रिसर्च पेपर के लिए कभी भी ये नहीं बोलती इट इज अ वेरी गुड पेपर। अगर आपने मेरी ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो मैंने बोला, अगर आप ये मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरा सेशन देख रहे हैं, तो यू कैन मैनेज अ डिसेंट पेपर, क्योंकि मैं अपने आप को भी रेटिंग नहीं दे रही हूँ, अगर मुझे भी उस लेवल पर, टॉप लेवल पर जाना है। और याद रखिए, रिसर्च एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका परसेप्शन अलग होगा, मेरा परसेप्शन अलग होगा, कोई यूनिवर्सिटी की कुछ गाइडलाइन अलग होगी किसी यूनिवर्सिटी के। सो वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज, हमको अपनी ग्रोथ करनी है और हमको ये देखना है हम कौन से बेस्ट वे में ग्रो कर सकते हैं। जहां पर भी आप हो, जोन से भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास, आप डेफिनेटली उससे चालू। ठीक है, अब जैसे ना मेरी हैबिट है, मैं अगर न्यूज को फॉलो करती हूँ, तो जैसे अगर आप न्यूज देखते हैं, ठीक है, आज अगर आपने न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉलो किया होगा, तो एमएसआरटीसी जो हमारी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की बसेस है ना, उस पर कुछ आया है। ठीक है, अब अगर आप वो परसेप्शन या आप उसको फॉलो करें न्यूज को, तो हो सकता है आप उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिख सके। ठीक है, तो सपोज आपने लिख दिया सेफ्टी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, और आपने ले लिया महाराष्ट्र का। तो अब आपको समझना है कि अगर आप ये रिसर्च पेपर का टॉपिक बना रहे, इसकी मैं पब्लिकेशन कहाँ करूंगी, क्या वो लोग ऐसे टॉपिक्स को एक्सेप्ट करें, तो ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपके पास कॉन्फ्रेंसेज आते हैं, या जैसे मैंने बोला कुछ अच्छी जर्नल्स है जिनके वेबसाइट पर आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कौन सी जर्नल अच्छी है, मैं कहाँ पर पब्लिकेशन करूँ तो मेरा काउंट होगा, ये सब हम ग्रेजुअली हर मेरे सेशन से अगर आप जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको स्लोली स्लोली हर वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हम चलते हैं। आई होप सबको समझ आया कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होती है कहीं पर, वहां की आप थीम देखो, थीम में अब आपका पेपर हो सकता है, आप उसमें फिट करो, उनसे पूछिए ऑर्गेनाइजर को कि क्या मैं पेपर विदाउट थीम का भी पब्लिकेशन हो जाएगा, अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप मार्केटिंग है, आपको रेप्यूटेड जर्नल में करना है, तो आप मार्केटिंग की जर्नल्स देखिए। ठीक है, तो आप गूगल पर करिए, इतना सिंपल है गूगल पर जाना, वहां पर टाइप कीजिए, बस ये याद रखिए कि वो क्लोन जर्नल्स नहीं हो। और वो क्लोन जर्नल्स कैसे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, जहां पर मैंने बताया यूजीसी
केयर की लिस्ट की जर्नल्स हम कैसे देख सकते हैं, फेक जर्नल्स। अगर वो आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं जो आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, ठीक है। और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी जर्नल सही है। कभी कभी क्या होता है ना, वेबसाइट ही नकली होती है तो हमें नहीं समझ आएगा। तो यू हैव टू बी 100 टाइम्स मोर कॉशियस व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, स्पेशली फॉर योर पीएचडी। एंड रिमेंबर, हमसे कोई भी गलती हो तो हमारा करियर को भी नुकसान होता है। ओके, पैसा तो वेस्ट होता है, यू कैन अर्न मनी लेटर ऑन, बट एक बार गुडविल, फिर अपनी मेहनत वेस्ट होती है। ओके, तो होप सो आपको समझ आ गया पब्लिकेशंस, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए रिसर्च पेपर पर आ जाते हैं। ये मेरा पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है और मैं हमेशा थैंक्स देती हूँ अपनी रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर मीता मैम, उनके साथ ही मेरा पब्लिकेशन है। और मैं हमेशा स्टैटिस्टिक्स जिनको फॉलो करती हूँ उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। और मैंने हमेशा शेयर करती हूँ डॉक्टर नीरज कौशिक सर की वीडियोस, क्योंकि अगर आप बेस से स्टार्ट करें अपनी पीएचडी तो उनकी रिसर्च वीडियोस भी देखिए। जब हम कोर्स वर्क करते हैं ड्यूरिंग द पीएचडी, प्लीज उसको टाइम पास के लिए मत अटेंड कीजिए, क्योंकि वहीं से हम सब कुछ सीखते हैं। अगर आज आप मुझे थैंक यू बोल रहे कि मैम आज आप सपोर्ट कर रहे कि हमें समझ आ रहा है, तो मैंने भी वो कोर्स वो काफी अटेंड किया है। इनफैक्ट मतलब अगर आपके पास जब भी टाइम है और आप सीखना चाहते हैं तो आप वो कोर्स वर्क को अटेंड कीजिए, इररिस्पेक्टिव वो पेड है या फ्री है, जहां से भी आपको सीखने को मिल रहा है। अब हो सकता है आपने क्वेश्चन बनाने का सेशन अटेंड किया, एक टीचर ने अलग तरीके से पढ़ाया, फिर आप दूसरे स्पीकर से सुनते हो, तो क्या होता है जब आप कलेक्टिवली बहुत सारे टीचर्स का सुनते हो तो आपकी नॉलेज भी कलेक्टिवली बढ़ जाती है। ओके, और हर सेशन से आपको ट्रस्ट मी, यू विल गेट सम बेनिफिट। हम होते हैं ना कि एक सेशन सुन के बोर हो गए दो, बट लर्निंग वाली स्पिरिट है और आप लर्न करना चाहते हैं, तो वाई टू रिलाई ऑन अदर पीपल व्हेन यू कैन वर्क ऑन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो खुद पर खुद से मेहनत करनी है। ओके, और मैं हमेशा बोलती हूँ आपके रिसर्च सुपरवाइजर से डिस्कस कीजिए, बिकॉज वो हमेशा हेल्प करते हैं, बिकॉज हमारी पीएचडी भी तो उनकी अचीवमेंट है ना, डेफिनेटली ना। तो आप उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि कैसे आइडियाज हम बना सकते हैं। ऑलवेज डिस्कस, जो भी आप रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल कुछ भी रहता है, प्लीज डिस्कस विथ योर रिसर्च गाइड, रिसर्च सेंटर एंड यूनिवर्सिटी। ओके, और मन से डर निकाल दीजिए कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये फियर ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ रीडिंग हम सब में होता है। अगर हम वो फियर में ही बैठे रहेंगे तो मैं आगे कभी भी नहीं बढ़ पाऊंगी। ओके, तो ये क्रिटिसिज्म हो रही है, ठीक है, वहीं से हम सीखेंगे। आज मुझसे बेटर आप करो तो प्लीज मुझसे शेयर करो, क्योंकि हम जब तक ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे हम एक गुड रिसर्चर भी नहीं बन सकते। ओके, देयर आर सो मेनी हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ के हमसे बेटर है, तो इसका मतलब यही नहीं है ना कि हम सोचे कि हम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। लर्निंग शुड ऑलवेज बी टू वे। अगर आपने रिवर्स मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो यस, हम अगर मेंटर कर रहे हैं तो हमें रिवर्स मेंटरिंग भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरा टाइटल है स्टडी का, अ स्टडी ऑन इवैल्यूएटिंग एंटीसीडेंट्स। मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि अगर ये फर्स्ट हम वर्ड वर्ड को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें इसका मीनिंग नहीं पता होगा। तो स्टडी ऑन इवैल्यूएटिंग एंटीसीडेंट्स ऑफ यूसेज ऑफ चलो मोबाइल एप्लीकेशन। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन सुना होगा तो मैंने आपको बताया था मैंने चलो पर एक पेपर किया है। अब ये चलो क्या मैं आपको बताऊंगी। चलो एक मोबाइल एप्लीकेशन है बीएसटी बस का इन वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई। ठीक है, अब टाइटल भी हमेशा मैं आपको बोलूं, डिपेंड्स आपको उसमें ज्योग्राफिकल एरिया डालना है कि नहीं। कुछ सजेशन देते हैं कि उसमें कभी ज्योग्राफिकल एरिया मेंशन नहीं होना चाहिए, कुछ आपको तो अगेन मेरा डिस्क्लेमर है, आप अपने गाइड से डिस्कस कीजिए और आपकी यूनिवर्सिटी जो बोलती है आप वो कीजिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करें, एक स्टडी कर रहे हैं। हम क्या करें, इवेल्युएटिंग, एग्जामिनिंग, एनालाइजिंग एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स क्या हम स्टडी करेंगे ऑफ यूसेज ऑफ चलो, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन की यूसेज पर हम बात करें। और मैंने कौन सा एरिया सेलेक्ट किया, ज्योग्राफिकल इन वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई, क्योंकि ऐसे करते ना एकदम नैरो डाउन करे और क्या हो जाएगा ना, मुझे डेटा कलेक्शन में इजी हो जाएगी। ओके, आप जा रहे थे आप वहां से डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको नॉलेज भी ज्यादा होती है और डेटा कलेक्शन भी इजी होती है। ओके, चलो अब एब्स्ट्रैक्ट, मैंने हमेशा क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट माय सजेशन इज, इट शुड बी ऑलवेज बी रिटन at the end of your research paper. So once you have completed your research paper, you should try to summarize it, and this summary is only your abstract paper. Okay, आप जर्नल्स को फॉलो करेंगे, उनका हार्ड एंड फास्ट रूल रहेगा कि एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, उसके नीचे कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं मैंने प्रीवियस सेशन में समझाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आज पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप यहाँ सेकंड वीडियो पर आ सकते हैं। ठीक है, और रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन किया है, मैं फिर से वो सेशन लूंगी क्योंकि मुझे काफी रिक्वेस्ट आई है कि मैम एक बार एक फ्रेश सेशन भी उसके ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन। अभी आप अगर कोई जर्नल को फॉलो करोगे, सपोज यूजीसी के
है, या फिर बहुत मतलब जैसे स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स रहेगी, तो उनका ना पैटर्न अलग होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जब आप स्टार्ट करते हैं ना रिसर्च, तो हम कभी एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। और ट्रस्ट मी, टीचिंग या एकेडमिक्स एक ऐसी, मैं बोलूंगी, एरिया जहां पर आपको कंटिन्यूस डेवलपमेंट करना ही करना है। ठीक है, आज कुछ अलग रूल होगा तो कल कुछ अलग रूल आ जाए। सो यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ अपग्रेडिंग। कैसे हो सकता है? बेस्ट वेज टू स्टार्ट रीडिंग, जो नया स्कोपस लिस्ट अगर आपके पास एक्सेस है उनको पढ़िए, यूजीसी कह रहे हैं, और जो भी आपका फॉर्मेट अपने रिसर्च सेंटर का, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब आपको आएगा कि ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते, तो ट्रस्ट मी, you have to follow whatever your research supervisor says and whatever your institution has given you the guidelines. Okay, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, वो मैं नहीं बता रही हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है और ये अलाउ है कि नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन से हम चेक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आ जाती हूँ, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि इस टॉपिक पर मैंने क्यों स्टडी की है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं वो मैं एक सेशन में लूंगी, बट फिलहाल है ना, मुझे काफी रिक्वेस्ट है कि मैम हमें ना पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले, तो वहां पर प्रपोजल बनाना है। तो आप जब प्रपोजल बनाएंगे ना, तो जब भी आप प्रपोजल के लिए जाते हैं ना, याद रखिए, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोजल होता है, हमारी एंट्री, मतलब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में उसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमने रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश किए, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी स्ट्रांग है, और हमें पता है एक्चुअली हम क्या करने वाले, तो देर आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, तो आपकी पीएचडी पर मेहनत आपकी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज इट इज ऑलवेज लाइक, आपको नॉलेज है, यू कैन कन्विंस द अदर पर्सन, द पैनल, दैट यस आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, एंड डेफिनेटली मुझे इसकी नॉलेज है, जिसके ऊपर मैं पैशनेट भी हूँ, और मुझे लगता है ये टॉपिक सोसाइटी को भी हेल्प कर सकता है, और आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एकेडमिक लिटरेचर ऑल्सो। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेवर ओवरव्यू ऑफ चलो। पहले चलो के बारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज स्लोली ट्राइंग टू कैच अप विद डिजिटलाइजेशन। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, लोकल ट्रेन है हमारी जो लाइफलाइन है, और फिर चलो मतलब बस आ गई है। तो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास डिजिटलाइजेशन, यस, जब से एम इंडिकेटर आया है हमें पता होता है, और इनफैक्ट हमारा मुंबई का लोकल ट्रेन तो बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली विरार ट्रेन। आपने उसकी मीम्स से लेके वीडियोस तक देखी, इन्फ्लुएंसर्स उस पर वीडियोस भी बनाते हैं। तो अगर हमें टाइम पता होता है तो लाइफ बिकम सो इजी, बट दिस इज नॉट पॉसिबल विद रोड ट्रांसपोर्ट। टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो पॉसिबल करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन। अगर आपने आईटीएस, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा होगा, या डिजिटलाइजेशन की मैं बात करूं, तो उसके हिसाब से मैंने पेपर लिखा है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्लोली स्लोली मुंबई में डिजिटलाइजेशन आ रहा है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, स्पेशली विद रेफरेंस टू बीएसटी बस। चलो इज इन्वेस्टेड इन हार्डवेयर लाइक, अभी चलो क्या है बताती हूँ मैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हार्डवेयर, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिवाइस, जहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स, एंड मेकिंग कार्ड्स अवेलेबल बेनिफिटिंग बस ऑपरेटर्स एंड पैसेंजर्स। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? चलो ये हेल्प कर रहा है पैसेंजर्स की भी, कि उनको टाइम पता लगता है बस में जगह है कि नहीं बैठने की, कैशलेस टिकट। ठीक है, तो इससे ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स को भी फायदा हो रहा है, मतलब बीएसटी को और पैसेंजर्स को। चलो को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ध्रुव चोपड़ा एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप। तो चलो भी एक स्टार्टअप था। देखो स्टार्टअप भी एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है कॉमर्स के अंदर, बट आप कभी भी स्टार्टअप्स पर स्टडी करो ना, तो याद रखियो कि अगर आपकी पीएचडी 4 साल चलेगी और वो स्टार्टअप बीच में बंद हो गया, तो व्हाट यू विल डू। ओके, तो वो जरा कॉशियस रखिए, क्योंकि किसी कंपनी के बंद होने से हमारी पीएचडी नहीं रुकनी चाहिए, हमारी वो डिग्री है। तो को फाउंडर ने क्या बोला था, ये क्यों उन्होंने स्टार्टअप किया? द कंपनीज मिशन इज टू मेक ट्रैवल बेटर फॉर एवरीवन। उनका मिशन है कि हमको ट्रैवल सबके लिए अच्छा बनाना है। ठीक है, द कंपनी इज हेल्पिंग सिटीज अचीव द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द रेसिडेंट्स ऑप्शन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय मेकिंग द ट्रिप हैसल फ्री। तो कंपनी का टारगेट क्या है कि सिटीज है ना, लोगों को उनकी ट्रिप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रिप्स हैसल फ्री, मतलब परेशानी के बिना हो जाए। अब आपको तो पता है मुंबई ट्रैफिक, रास्ते पर लड़ाई हो जाती है, तो ये तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलो कनेक्ट विद बस ऑपरेटर्स एंड वर्क्स इन पार्टनरशिप। चलो किससे कनेक्ट करता है? बस ऑपरेटर्स के साथ, और उनके साथ पार्टनरशिप में काम करता है। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मैंने ऊपर एक बार लिख दिया था जीपीएस ब्रैकेट्स में, तो हम फिर बाद में एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं। थीसिस में तो हम एब्रीवेशन पूरा पेज दे देते हैं। GPS help track the bus whereabouts and monitor real time of buses becomes easier. With the launch of the Chalo application, passengers can live track the buses and buy bus tickets and passes. And those not wanting to use smartphones can avail of the services of BST Chalo card from Mumbai. मतलब BST का स्मार्ट कार्ड भी है। ओके, पहले इनका दूसरा होता था स्मार्ट कार्ड, अब उसको चलो ने रिप्लेस कर। तो अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, जैसे हम सबको पता है कि पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट इज जनरली केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द लोअर इनकम ग्रुप, नॉट नेसेसरली ऑलवेज, बट यस हमको पता है मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स फ्रॉम लोअर इनकम। तो उनके पास ज्यादा मोबाइल नहीं है, तो उन्होंने उनके लिए स्मार्ट कार्ड भी लाया। और अदर देन द सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप में कहूंगी, कितने सारे हम लोग हैं जो हम डरते,
जैसे मैं भी ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फियर, सो आई ऑल्सो प्रेफरिंग गोइंग फॉर चलो स्मार्ट कार्ड। लोकेश चंद्र जनरल मैनेजर बीएसटी के जो सर है लोकेश चंद्र जी जनरल मैनेजर, इज कॉन्फिडेंट दैट बीएसटी चलो एप्लीकेशन एंड चलो कार्ड इज अ रेवोल्यूशन, एक नई खोज ऐसे नई दुनिया में आया है, एंड एन एफोर्ट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड मेकिंग बस। तो ये किसने कहा है? तो मैंने डायरेक्टली दिया ये साइटेशन, किसी ने बोला है ना डायरेक्टली। अगर हम इसको रीफ्रेज नहीं कर पाएंगे, पैराफ्रेज नहीं कर पाएंगे, तो मेरा कंटेंट जाएगा प्लेजरिज्म में। मैंने प्लेजरिज्म पर भी वीडियो बनाई है। पैराफ्रेजिंग तो मैंने क्या किया, उनके वर्ड्स को सिर्फ चेंज किया। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप कुछ भी सोचते हो ना, जैसे अभी मुझे लिखना है जूबिश के ऊपर कुछ, तो आपकी और मेरी सोच अलग होगी। किसी को जूबिश का शोर पसंद नहीं होगा, किसी के लिए वो पीसफुल होगा, किसी को वो लगता है कि कितना गंदा है सी शोर। ठीक है, तो हम कभी भी किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं ना खुद के वर्ड्स में, तो वो बहुत इजीली पैराफ्रेज हो जाता है। बट अगर आप कॉपी कर रहे हो, इसलिए मैं बोलती हूँ जितना रीड करोगे ना उतना पैराफ्रेजिंग इजी होगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम सबकी सोच अलग है। तो आप दो फ्रेंड्स भी साथ में बैठ जाओ, दो टीचर्स भी साथ में बैठ जाओ, जो आप मेरे सेशन से सुन रहे हो आप उसको भी अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे, ऐसा नहीं आप मेरा ही कॉपी करके बोलने वाले हो। ओके, तो पैराफ्रेजिंग इज अ मस्ट। सोर्स देना जरूरी है। अब मैंने ना थियोरटिकल बैकग्राउंड, इसका मतलब मैंने ना यहाँ पर थियोरी यूज की है। अब कौन सी थियोरी यूज करनी है, कैसे पता लगता है? ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कौन सी थियरी मेरी स्टडी को एप्लीकेबल होती है, ये किसको पता होता है? रिसर्चर को। कैसे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करते हैं उस पर भी मैंने वीडियोस है। रिसर्च गैप कैसे ढूंढते हैं, मैंने शोध गंगा पर वेब बनाई है, गूगल स्कॉलर पर वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है। और मैंने एक थियोरी पर, थियोरी हब एक वेबसाइट, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो वहां से आप थियोरीज ले सकते हो। ठीक है, अब मुझे पता था चलो मोबाइल एप्लीकेशन आया है और आई एम स्टडिंग इन द एरिया ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो आई वाज अवेयर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चलो मोबाइल एप्लीकेशन। तो जब कॉन्फ्रेंस आया ना, उसमें ना उन्होंने क्या था, बिजनेस, आजकल जो टेक्नोलॉजी बिजनेस आ गए, बिजनेस में टेक्नोलॉजी या फिर स्मार्ट बिजनेस, ऐसा सब था कॉन्सेप्ट। ठीक है, थीम थी उसके ऊपर बिजनेस रिलेटेड। तो मुझे क्लिक हुआ कि अभी तो चलो भी तो, मतलब दो, दिस बीएसटी इज अ, I can say a non-profit organization, मतलब it is a state-owned transportation, but yes, it is a type of business, और वो अपने कस्टमर्स को हैप्पी करना चाहते हैं ना, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं। तो चलो एक टेक्नोलॉजी आ गई, तो मैंने क्या किया, थीम से अपना टॉपिक जोड़ दी। अब हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मुझे देखना है कि कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन होगा तो मेरा थीम से। और मेरी हमेशा सजेशन है, अगर आपका थीम से मैच हो रहा है, गो फॉर इट। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी भी रेपुटेशन बढ़ती है कि हमने थीम को फॉलो किया। एडिशनली कुछ जर्नल्स होते हैं, जैसे अभी आप डिजिटल मार्केटिंग की, तो क्या उनकी कोई स्पेसिफिक जर्नल से आप वो ढूंढ सकते हो गूगल पर। तो उसमें अगर आप अपना पेपर पब्लिश करोगे ना, इट विल बी 10 टाइम्स मोर वर्थ। ओके, तो स्लोली स्लोली हमको सीखना है, अभी हमको नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं। पीएचडी के ड्यूरिंग, कुछ चीजें हमारी पीएचडी के लाइफ के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि क्या होता है ना, पीएचडी में हम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। बट पीएचडी के बाद अगर आप इंडिविजुअल रिसर्चर है, सपोज आप खुद से डिसाइड करें कहाँ पर पब्लिकेशन करना है, टॉपिक आप पीएचडी के अलावा ले सकते हैं, तो वहां पर आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो थियोरटिकल बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। थ्योरी, द यूनिफाइड थियोरी ऑफ एक्सेप्टेंस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूटीएयूटी, आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। देखो इसमें थियोरी ऑफ एक्सेप्टेंस है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मेरा टॉपिक चलो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो हमको वो क्लिक होना चाहिए। वो कब क्लिक होगा? जब मैंने पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए आप है ना सबकी क्वेश्चनेस भरो। देखिए क्या होता है ना, क्वेश्चनेस भरने से तो दो बेनिफिट है, आप रिसर्चर को हेल्प करो ऑनेस्ट डेटा कलेक्शन में, और दूसरा आपकी नॉलेज बढ़ती है। दिन में अगर आप, हमारे पास जैसे पीएचडी ग्रुप्स है, तो उसमें ना रोज 5-6 क्वेश्चन डेली बेस पर आ जाएंगे। तो अगर आप सबके भरते हो ना, ये मत सोचो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आप कितना लर्न करो, आपको वेरियस टॉपिक्स मिलेंगे। कभी आपको एचआर मिलेगा, कभी मार्केटिंग का मिलेगा, कभी किसी के साइंस का मिलेगा, कभी कोई भी टॉपिक पर, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स। मैं हमेशा बोलती हूँ नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है, अपने पास रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए। तो ये थियरी यूटीएयूटी इज अ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन मॉडल। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन मॉडल है। द थियरी डिस्क्राइब्स द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये थियरी ने क्या बताया? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कब एक्सेप्ट करते हैं। ये किसने दिया थियरी? वेंकटेश एट ऑल। एट ऑल ये हमारा नेट सेट का क्वेश्चन है, ये मतलब अदर्स। ये वेंकटेश एक ऑथर है, उनके साथ दूसरे ऑथर्स भी। तो नेट में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट इस बार आईबीआईडी पर भी क्वेश्चन पूछा था। यस, मैं वो क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो एट ऑल मतलब होता है क्या, मैं एज अ मेंटर फॉर नेटसेट हमेशा बोलती हूँ कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। ये सब में से भी आपके नेटसेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स को हेल्पफुल नहीं है, हमारे नेट एस्पायरेंट्स को भी हेल्पफुल है। नेट एस्पायरेंट्स आगे जाके पीएचडी ही करने वाले हैं। तो ये ऑथर है वेंकटेश एंड अदर्स, तो ये अदर्स थे एट ऑल प्रपोज्ड यूटीएयूटी बाय कंबाइनिंग 8 प्रीवियस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मॉडल्स। मतलब ये एक थियोरी में 8 चीजों की कॉम्बिनेशन है, इंक्लूडिंग तो कितनी है, थियोरी ऑफ रीजन एक्शन, थियोरी
टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, theory of planned behavior, innovation diffusion theory, social cognitive theory, motivational model, combined TAM and TPB, मॉडल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर यूटिलाइजेशन। तो ये मैंने कहीं से रेफर किया, मैंने खुद से तो नहीं लिखा है, तो मैं ये बता रही हूँ यूटी एयूटी इतनी सारी। तो आज आप देखिए आपका टॉपिक क्या ये थ्योरीज पर बन सकता है। इनके रेडीमेड क्वेश्चनर भी अवेलेबल हो गए। व्हाट इज एडॉप्टेड क्वेश्चनर, व्हाट इज एडेप्टेड, व्हाट इज न्यू क्वेश्चनर, हमने खुद से डिजाइन किया, ये सब भी मैं ग्रेजुअली आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, आपको किसी का रिसर्च पेपर मिलता है, मैंने अपनी शोध गंगा की रीडिंग और थीसिस पर वीडियो बनाई थी, उन मैडम ने जिन्होंने पीएचडी की थी उन्होंने क्वेश्चनर की परमिशन ली थी रियल मतलब ऑथेंटिक ऑथर से। तो ये हम भी तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें नॉलेज हो। ये नॉलेज कहाँ से आती है, हमारी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द इनिशियल 7 कंस्ट्रक्ट्स, मतलब इस थियोरी में कंस्ट्रक्ट्स थे। कंस्ट्रक्ट्स मैंने आपको बताए थे जो चीजें डायरेक्टली मेजर नहीं होती, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यू नीड सर्टेन इंडिकेटर्स, स्टेटमेंट्स टू मेजर। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया, आप होटल में जा रहे हैं, अगर आप वहां की सेटिस्फेक्शन मेजर करें तो आप पूछोगे रूम सर्विस अच्छी है, फेयर मतलब फीस जो लेते हैं हम, जो उस पर खर्चा कर रहे हैं वो सही है, या फिर उनका एम्बियंस अच्छा है, या उनका ईटिंग वाला जो कैफे है, या फिर मैं बोलूँ जहाँ पर हम जाके लंच करते हैं, या तो फिर उनके पास कोई स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है, या फिर वो हमको तंग नहीं करते, हमें अपने प्रिवेसी मेंटेन रहती है। तो ये सारी चीजें आप क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्ट्स आर नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, यू नीड स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चनर टू मेजर इट। ओके, तो इनिशियल 7 कंस्ट्रक्ट, तो यूटी में 7 कंस्ट्रक्ट थे। इनिशियल मतलब पहले वर रिड्यूस टू 4 सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्ट, तो उनको उन्होंने 4 में ले आए। दैट एक्सप्लेन द बिहेवियरल इंटेंशन एंड एडॉप्शन ऑफ अ टेक्नोलॉजी और सिस्टम। ये किसने बोला, वेंकटेश के वहां से मैंने लिया ऑथर। वी एडॉप्ट 4 कंस्ट्रक्ट, वी एडॉप्ट मतलब अब ये रिसर्चर मेरे मैम और मैंने क्या किया है, हमने 4 कंस्ट्रक्ट्स, एक मिनट, हमने 4 कंस्ट्रक्ट्स लिए इंक्लूडिंग बिहेवियर इंटेंशन फ्रॉम द ओरिजिनल यूटी एयूटी मॉडल फॉर द प्रेजेंट स्टडी। तो हमने 4 कंस्ट्रक्ट्स ओरिजिनल स्टडी से लिए, सोर्स दे दिया है। फैसिलिटेटिंग कंडीशंस जो एक और कंस्ट्रक्ट है वर ड्रॉप्ड एज देयर नो रेलेवेंस, तो उसमें जो कंस्ट्रक्ट मुझे नहीं रेलेवेंट था वो मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ओरिजिनली में बहुत सारे कंस्ट्रक्ट थे, बट जितने मेरी स्टडी को रिक्वायर्ड है मैं वही लूंगी। तो अगेन दिस आपको डिसाइड करना है एंड यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू हैव डन दिस। तो मैंने क्यों ये फैसिलिटेटिंग कंडीशंस वाला कंस्ट्रक्ट नहीं लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, बिकॉज उसको मेरी स्टडी से कोई वो नहीं था रेलेवेंस। ठीक है, और ये आपको कब पता लगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। हेडोनिक मोटिवेशन, ये भी वेंकटेश, एंड फेमिलियरिटी, ये भी सोर्स दिया है। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्ट्स विच अलाउ वर अडॉप्टेड। तो मैंने ये दूसरी स्टडी से, क्योंकि मुझे मेरी स्टडी पर लाना है और हमको अलाउ है ये करना है, यस। तो आपको सोर्स देना और आपको जस्टिफाई करना। सपोज आपने थीसिस में भी ऐसे किया है एंड द पैनल इज क्वेश्चनिंग यू व्हाई यू हैव selected only 4 constructs from the original study and why 2 from the another study, so it is not wrong but you have to justify okay why you have done this। तो जब भी आपके पास जस्टिफिकेशन है, एक अच्छी थीसिस में आप वो लिखिए, रिसर्च पेपर में लिखिए। जब आप लिख दे तो देयर इज नेवर अ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ओके, अगर आपने नहीं लिखा है और बाय चांस आपको पैनल ने पूछा भी लिखने के बावजूद, सो यू शुड बी वेरी श्योर दैट इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू माय स्टडी और आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, जो जस्टिफाई यू हैव डन इट। अपनी थियोरी को, अपनी पेपर को फैंसी फ्लावरी या फिर मैं बोलूं बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए नहीं करना है। जो अच्छे से अपने पेपर को लगना है, जो पेपर को चाहिए वो करना है। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या देखा, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी एक कंस्ट्रक्ट है, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी एक कंस्ट्रक्ट है, सोशल इन्फ्लुएंस एक कंस्ट्रक्ट है, फैसिलिटेटिंग कंडीशंस एक कंस्ट्रक्ट है। ये सब किसको इंपैक्ट दे रही है, बिहेवियरल इंटेंशन को। बिहेवियरल इंटेंशन यूज बिहेवियर इंडिविजुअल्स पर स्टडी है। यहाँ पर फिर देखिए एज, जेंडर, एक्सपीरियंस, वॉलंटियर्स ये होते हैं। आप इनको मॉडरेटर्स मतलब डेमोग्राफिक्स है मॉडरेटर्स या जो, तो एज ऑफ नाउ ये मेरी स्टडी में नहीं है। ओके, या मैंने कवर नहीं किया क्योंकि फिर स्टडी बहुत बड़ी बन जाती है। दिस इज जस्ट अ रिसर्च पेपर, इट इज नॉट अ थीसिस। कभी कभी ऐसे होता है हमने एक ही पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स ले लिए, फिर क्या होता है ना, वो हमको ही नहीं समझ आता हम क्या करें, एंड इवन पब्लिकेशन बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज रिसर्च पेपर से हम इतना सारा एक्सपेक्ट नहीं करते। ये ओरिजिनल यूटी मॉडल मैंने दिया है, देखिए ये फिगर आप जो से बुक में आपकी जर्नल में पब्लिकेशन हो रही है वहां के गाइडलाइंस फॉलो करना है। फिगर ऊपर लिखना है, फिगर का कैप्शन ऊपर लिखा है, नीचे लिखना है, और ये यूटी मॉडल है, मैंने डायरेक्टली सोच दी, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ प्लेजरिज्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर सेकंड कौन सा था, मॉडिफाइड। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है जो कोई ट्रेन एट ऑल ऑथर्स ने किया 2019 में। तो देखिए पहला वाला मॉडल कब आया था, 2003 में, अब तक वो वैलिड है।
क्योंकि अब तक टेक्नोलॉजी आती जाती, ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी, सोशल इन्फ्लुएंस है, फेमिलियरिटी विद ईसीएस। अभी ईसीएस क्या उनकी स्टडी से है, हेडोनिक मोटिवेशन, एज, जेंडर, बिहेवियरल इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट्स ले लिए और यहाँ से मैंने कुछ कंस्ट्रक्ट्स ले लिए। फिर हम चलते हैं, अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया अपनी पेपर को अच्छा बनाने के लिए, ऑलवेज मेक इट इजी फॉर द रीडर। अब अगर आप एक नॉर्मल रीडर है जिनको नहीं पता चलो क्या है, बस क्या है, रिसर्च क्यों करनी है, पीएचडी क्यों करनी है, अगर आपका वो बंदा नॉन एकेडमिक्स वाला बंदा भी पेपर पढ़ रहा है तो उसको समझ आना चाहिए ना उसका मीनिंग। अब आप तो नहीं जाके रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे, सपोज मुझे बीएसटी बस वालों को बताना है, अगर वो लोग पीएचडी नहीं कर रहे, रिसर्च नहीं कर रहे, उनको इन सबका मतलब कैसे पता लगेगा, तो मुझे उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ लिखा टेबल बनाया, कंस्ट्रक्टर उसका डेफिनेशन, डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू माय स्टडी, इट मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स, इट मे सब्जेक्ट और इट बिकम सब्जेक्टिव, बट हियर आई हैव टू एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू माय स्टडी, कि मैंने ओरिजिनल सोर्स से लिया और मेरी स्टडी में उसका क्या मतलब। तो देखते हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी को मैंने दे दिया पीई, ये मैंने कहाँ से लिया, सोर्स दे दिया है, क्योंकि अदरवाइज अगेन प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, किसी का कॉपी नहीं करना है। ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं कि आप उनको बढ़ावा दे रहे हो या फिर मुझे कॉपी से डर लगता है, इट इज एथिकल प्रैक्टिस। ओके, आप मेरा सेशन सुन रहे हो, आजकल तो हम यूट्यूब का भी लिंक दे सकते हैं रेफरेंसेज एंड बिब्लियोग्राफी में, तो आप मेरा लिंक भी जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स द कस्टमर, ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का मेरे रिसर्च पेपर में मतलब कि अगर वो चलो यूज करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, कस्टमर्स मतलब यहाँ पर हमारे कम्यूटर्स बस के। एफर्ट एक्सपेक्टेंसी ई सोर्स दे दिया है, इजी टू यूज टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इजी टू यूज होगी तभी लोग यूज करेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस ऐसा है, यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय सिग्निफिकेंट अदर्स, सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मम्मी ने बोला तो करेंगे, फ्रेंड्स ने किया तो करेंगे, कलीग्स करे तो करेंगे, ऑफिस वाले करते तो करेंगे, बस में दूसरे लोग यूज कर रहे इसलिए मैं करूं। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब तुम्हारी लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट। हेडोनिक मोटिवेशन, फन एंड प्लेजर वाल यूजिंग द टेक्नोलॉजी। अब देखिए इंस्टा रील्स पर बैठे बैठे दिन से रात हो जाती पता नहीं लगता, बिकॉज मजा आता है। तो क्या ये चलो एप्लीकेशन मजेदार है, मतलब यहाँ पर होना चाहिए, अगर आप बच्चों के लिए पढ़ाई का एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें ये फन एंड प्लेजर जरूर होना चाहिए, नहीं तो हम बोर हो जाते। और कभी कभी कलर्स मैटर्स, ओके, फिर कभी कभी डिजाइन मैटर्स, फैमिलैरिटी विद, चलो लोगों को चलो के बारे में पता है, फैमिलैरिटी विद यूजिंग द एप्लीकेशन वो इतना डिफिकल्ट है, लोगों को यूज ही नहीं करना, तो इट विल सर्व नो पर्पस, 2-3 दिन में लोग डाउनलोड करके यूज करके निकाल देंगे उसको। बिहेवियरल इंटेंशन मतलब एक्चुअल यूजेज ऑफ अ सिस्टम दैट डिटरमाइंस टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट, लोग उसको यूज करें, मतलब थ्योरी, मतलब वो एप्लीकेशन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए हम सबकी मजबूरी है ना, जोमेटो स्विगी, वो कोई फोर्स है ना बोल रहा है, बट हमको वो इतना अच्छा लगता है, इतना सिंपल है और तुरंत पेमेंट भी हो जाती है, तो वी ऑल आर यूजिंग। ओके, तो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड टू मेक द थ्योरी अप, मतलब हमने कुछ चीजें चेंज की है, कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन बदली है, बट मैंने सोर्स दे दिया है और मैंने ये भी बताया दिस एक्सप्लेनेशन इज रेफरेंस टू माय स्टडी। क्योंकि अगर आज ओरिजिनल ऑथर मेरी स्टडी को पढ़ रहे या सुन रहे, तो वो तो बोलेंगे ना मैंने उनकी थ्योरी के साथ गलत कर दिया, ठीक है। आपको पता है ना रिमिक्स होते गाने, तो वहां पर भी इश्यूज होते हैं, तो ऑलवेज देयर इज अ सोर्स गिवन, और मैंने बताया कि मैंने कहीं पर मॉडिफिकेशन की है ताकि वो मेरी स्टडी को एप्लीकेबल। सपोज आज वेंकटेश सर अदर है या फिर कोई भी है जो मेरा सेशन सुन रहे हैं या उन्होंने देख लिया है, तो हो सकता है ना देयर में बी अ प्रॉब्लम, सो हमेशा आप यहाँ पर सोर्स दे दीजिए। मैंने लिख दिया नेसेसरी मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड टू मेक द थ्योरी एप्लीकेबल टू द करंट स्टडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। होप्स आप मेरे साथ है अब तक, आपने मेरा पुराना सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, और मैं हमेशा बोलती हूँ पेन और बुक और डायरी के साथ लेके आइए। यस, ब्रेक नहीं दे रही हूँ मैं भी, हम कंटिन्यू करेंगे, आप सब आज बैठ के मेरा सेशन देखेंगे। ओके चलिए, अब लिटरेचर रिव्यू मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ये ना एक बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं कैसे लिखती हूँ आप कैसे लिखते हो डिफरेंट रहेगा, लैंग्वेज कोई बहुत अच्छी इंग्लिश में लिख पाएगा, कोई बहुत सिंपल में लिख पाएगा। लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना है, मतलब दिस इज अगेन ऑल्सो अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यू शुड ऑलवेज डिस्कस विथ योर रिसर्च सुपरवाइजर। एंड द बेस्ट वे इज, अगर आप कोई रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट है उनकी लाइब्रेरी में जाइए, एक्चुअल लाइब्रेरी में उनकी थीसिस को रेफर कीजिए। आजकल तो शोधगंगा वेबसाइट पर भी मुंबई यूनिवर्सिटी सब थीसिस अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी गाइड के कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने कौन से फॉर्मेट में लिखा है, मतलब क्या प्रैक्टिस है, तो आप सीधा डायरेक्टली अपने गाइड को भी तंग नहीं कीजिए, क्योंकि जब हम सब बिजी होते हैं तो डेफिनेटली गाइड्स भी एक सीनियर लेवल पर होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैम से डिस्कस करके, सर से डिस्कस करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। अब मैंने बताया था आप क्रोनोलॉजिकल अरेंज कर सकते हैं, आप ओल्ड टू लेटेस्ट, लेटेस्ट टू ओल्ड हो सकता है, या फिर अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज है, या फिर डिपेंड्स कि आपने थीम कौन सी फॉलो की। अब जैसे मैं इसमें ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कर सकती थी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन डिजिटलाइजेशन, फिर मैं देख सकती हूँ क्या एमएस
MSRTC जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन है, या तो मैं बोलूँ केरला वाले यूज कर रहे हैं क्या, तमिलनाडु वाले यूज कर रहे हैं क्या एप्लीकेशन, और चलो कितनी सिटीज में, तो वो चलो की वेबसाइट पर मुझे मिल गया। तो ये मैं ऐसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। रिसर्च पेपर के लिए कितने रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने, अगेन ये किस पर डिपेंड होगा, आप कौन से जर्नल में पब्लिकेशन करें। अब जरूरी नहीं ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, डिपेंड्स आप कहाँ पर परस्यू कर रहे PhD। आजकल तो सिर्फ ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में मतलब पैराग्राफ एक ही बन जाता है बहुत बड़ा, उसी के अंदर आपने सबका नाम दे दे के साइटेशन दे दे के आपने कंप्लीट कर। So again, this is my disclaimer. You have to follow the rules and the guidelines of your university and discuss with your research supervisor. बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है, तो फिर भी आपको अपने गाइड से बात करके ही डिसीजन लेना है, ठीक है। और कितने लिखने हैं ये मैं बोलूंगी, आप रिसर्च सुपरवाइजर से डिस्कस कीजिए। पेपर में कितना अलाउ है हमको वर्ड्स या कितने पेजेस, फिर ऐसा होगा हमने 25 रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख लिया है, बट उन्होंने वर्ड काउंट रिस्ट्रिक्टेड रखी थी, सिर्फ 3000 वर्ड्स थे या 9000 वर्ड्स अलाउ थे, और उन्होंने बोला था रिव्यू ऑफ लिटरेचर इतना होना चाहिए। तो हमेशा गाइडलाइंस पहले पढ़िए रेदर देन जंपिंग टू व्हाट यू वांट टू डू। ओके, तो यहाँ पर हो गया, ये मैंने बता दिया। Statement of the problem, very very important. Whenever you are going to appear for PhD interviews, definitely they are going to ask how the study is going to contribute to the society, not only to your academic career, or how you are going to contribute to the literature, or what novelty your topic is revealing, or maybe what why you want to work on this topic, and हम इससे क्या कर बेनिफिट लेने वाले। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आ जाए। हमेशा याद रखिए, PhD सिर्फ अपने करियर के लिए, एकेडमिक ग्रोथ के लिए मत कीजिए, कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। नाउ सपोज आपका कोई कमर्शियल टॉपिक है तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सोशल सर्विस कर रहे हो, आप बिजनेस को भी कंट्रीब्यूट करके दे रहे हो कुछ, आप ह्यूमन रिसोर्स को भी कंट्रीब्यूट करके कुछ दे रहे हो। जैसे अब मैं बोलूँ बैंकिंग टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करो, हम इतना सारा डिजिटलाइजेशन करें बैंकिंग में, पैसा तो कोई भर ही रहा है ना, तो इज दैट मनी, मतलब मैं बोलूँ जो वो खर्चा है, इज इट नॉट आई से क्या बोल सकते हो उसको, जैसे मैं बोलूँ एक खर्चा, मतलब बहुत बड़ी उनके लिए परेशानी है क्या। एवरी टाइम द टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ, दे हैव टू गिव फाइनेंस, ओके, फंडिंग करनी पड़ती है इतना सारा उसके ऊपर खर्चा करने के लिए। अभी कोई थ्रेट आ जाता है, मतलब ऑनलाइन थ्रेट, तो अगेन उनको वायरस प्रोटेक्शन करना है, तो हु इज फुटिंग दैट बिल। ओके, तो आप इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, हम तो पढ़ लेते हैं सब कुछ, बट एज अ रिसर्चर आपको हर चीज में एनालाइज करना है। जैसे अब मेरी हैबिट है, कुछ भी न्यूज में आएगा तो देखूंगी क्या ये मेरे नेट सेट के बच्चों को रेलेवेंट है, तो आई क्विकली सेंड इट टू देम। क्योंकि कुछ पेपर जैसे इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से कहीं पर सबमिट हो रहा है, कहीं पर कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगले दिन वो आपका नेट का क्वेश्चन आ जाएगा। सो दिस वे यू हैव टू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। यस, इसके लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी इज इंचिंग द वर्ल्ड क्लोजर। टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया करीब आ रही है, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कॉल कर रहे हैं, बट मुंबई ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स फ्रॉम वर्स। ठीक है, ये तो हम सबको पता है, और बेंगलुरु और मुंबई का रैंक टॉप पर आता है। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये होता ही जाएगा। व्हेन डिजिटलाइजेशन हैज बिकम द बज़वर्ड, मतलब डिजिटलाइजेशन जब हर जगह एक्सेप्ट हो चुका है, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। तो बस ट्रांसपोर्टर्स क्यों पीछे रहे। चलो मोबाइल एप्लीकेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स अंडरटेकन बाय मुंबई's BST बस अंडरटेकिंग इन सॉल्विंग द मल्टीपल चैलेंजेस फेस्ड बाय द बस ट्रांसपोर्ट वीक। ठीक है, तो चलो मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, एक वन ऑफ द स्टेप है जो BST ने लिया है, मुंबई की BST ने लिया है टू सॉल्व कौन से चैलेंजेस, मल्टीपल, बहुत सारे, जो ट्रांसपोर्ट वीक, मतलब BST अगर आप देखोगे उनका इलेक्ट्रिक सप्लाई भी और ट्रांसपोर्ट विंग भी है। डिलेज बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक, अब बस तो डिले हो जाती है, रोड ट्रैफिक, वो एरोप्लेन तो है नहीं जो हवा में जा रही है, या फिर वो ट्रैक्स पर तो चल रही नहीं है। कंजेशन हमको पता है रोड पर कितना है, एवरी डे देयर इज इंक्रीज इन द कार्स एंड देयर आर डिफरेंट रीजंस। नाउ देयर इज हायर इनकम ग्रुप, or else say many people don't want to travel by public buses because they are crowded, and sometimes you are wasting your time standing on the bus stops, and if you have money definitely you are going to switch to your own vehicle. So there are so many problems and unreliable bus timing, आपको पता है कि वो 6:30 को बस आती है, फिर भी वो आती है 6:50 को, are the challenges that almost all metropolitan cities है। हर सिटीज में ये प्रॉब्लम है और हर बस ट्रांसपोर्टर को ये प्रॉब्लम रहेगी। दस द रिसर्चर्स क्यों, क्योंकि गाइड और मैं है, attempted to evaluate the factors affecting the usage of the चलो मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चलो मोबाइल के यूसेज को, हम ये वो स्टडी करें। टाइटल में मैंने जो एंटीसीडेंट्स वर्ड किया था वो बाद में स्टडी करें। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, क्या बेनिफिट होने वाला है। चलो इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस कंपनी, ये चलो के बारे, चलो की वेबसाइट से लिया मैंने। द स्टार्टअप एम्स टू एनहांस द बस सर्विसेज बाय मेकिंग देम मोर अट्रैक्टिव, हम चाहते हैं बस सर्विसेज बहुत अट्रैक्टिव हो जाए, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन राइडरशिप। तो इनसे क्या फायदा होगा, राइडरशिप बढ़ जाएगी। देखिए, कभी भी अगर आप सोशल
तरफ से सोचे, सोशल रेलेवेंस। तो जब एक बस है ना 30 कार्स को रिप्लेस कर सकते हैं, और बड़ी बस तो बहुत सारी कार्स को रिप्लेस। आप देखिए कि मुंबई में सबके पास गाड़ी होती है, इनफैक्ट एक घर में 4-4 गाड़ी है, और कभी-कभी सिर्फ ड्राइवर ही बच्चे को लेने जा रहा है। तो अगर सारे पेरेंट्स मिलके पूलिंग करें, तो ऐसे होता है ना, बेनिफिट होता है। तो चलो वॉज अवेलेबल फॉर द मुंबई पब्लिक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर 2000। तो चलो कब आया मुंबई में? दिसंबर 2021। Lokesh Chandra, BST General Manager, stated that the application is convenient for the passengers and will ease the pressure on the bus conductors. तो जनरल मैनेजर ने ये बोला कि ये ऐसा ऐप है जो हेल्प भी करने वाला है, और प्रेशर ऑन बस कंडक्टर्स मतलब टिकट्स डिजिटलाइज हो जाएगी। वो जो रोज की लड़ाई हुई है छुट्टों के लिए, 6 रुपीज एसी, 5 रुपीज नॉन एसी, 5 रुपए दो, फिर कोई 100 रुपए देता है, तो सब भी प्रॉब्लम्स ईज हो जाएगी, कंडक्टर्स की लाइफ भी पीसफुल बन जाएगी। द स्टडी एम्स टू हाईलाइट द एप्लीकेशन दैट स्टिल नीड्स टू गेन अटेंशन इन द एकेडमिक इंडस्ट्री। तो ये स्टडी किसने की? नहीं चलो मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो मैं कह रही हूँ स्टडी एम्स टू, हम एप्लीकेशन को हाईलाइट कर रहे हैं और गेन अटेंशन। और ये मेरी पहले पिछले साल की स्टडी है, तो 2021 में आया। और अगर आप मार्केटिंग पढ़ते हैं तो किसी चीज की भी अवेयरनेस और सेटिस्फेक्शन स्टडी करने के लिए आपको उनको थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी द एप्लीकेशन वुड हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड एंड इट वुड हैव बीन टेकन ऑफ बाय द बीएसटी, और मे बी पीपल आर नॉट यूजिंग इट। तो कभी भी किसी चीज को स्टडी करने में मुझे लगता है 6 मंथ्स देने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये स्टडी को मैंने 1 साल बाद किया था, 22 में आई तो 23 में पूरा ऑब्जर्व करके, क्योंकि आप 2022 में स्टडी करते तो लोगों को चलो पता ही नहीं था, ठीक है। वो तब पता लगता है जब आप बस में जाते हो, आप अनिल कपूर, सचिन तेंदुलकर की फोटोज देखते हो, या आप देखते हो कोई यूज करे, अदरवाइज नो बडी वाज बॉदर्ड। और ट्रस्ट मी, 5 रुपीज के लिए सब लोग ऑनलाइन यूज नहीं करना चाहते। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप हमेशा होता है, याद रखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड लिमिटेशंस। स्कोप मतलब मैं क्या कवर कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, मेरी स्टडी यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मुझे क्वेश्चन आता है मैम नेट करे या सेट करे। अब सेट और नेट का दोनों का सिलेबस सेम है, बट सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आपको जॉब सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा में मिलेगा। आप मुंबई से बाहर नहीं जा पाओगे जॉब के लिए। बट अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई किया तो आपका स्कोप ही बढ़ गया, आप इंडिया में कोई पर भी यूनिवर्सिटी और आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो रिस्पोंडेंट सेलेक्टेड वर दोस्त रिसाइडिंग इन द वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई। तो वेस्टर्न सबर्ब्स आपको पता होना चाहिए, मुंबई का मैप में आपको पता होना चाहिए उसमें क्या अंधेरी आ रहा है, क्या सेंटा क्रूज आ रहा है, एंड यूजिंग द चलो मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, तो जो लोग, जो कस्टमर्स होंगे बीएसटी, वो वेस्टर्न सबर्ब्स में रहे और वो चलो मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे। द स्टडी यूज द थ्योरी ऑफ यूटीएयूटी एंड यूटीएयूटी टू एंड अडेप्टेड द कंस्ट्रक्ट्स रेलेवेंट टू चलो मोबाइल। तो ये हम बता रहे स्कोप है, मतलब इसके बियॉन्ड मैं नहीं गई। कल कोई मुझे पूछेगा तूने ये थियरी क्यों नहीं लगाई, बिकॉज मेरी स्कोप में यही थियरी आ रही है और मैंने ऑलरेडी इसको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम होता है इसके ऊपर भी मैं पूरा सेशन लूंगी। देखिए ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या, जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को आंसर कर दे, फाइनली आप अपना मकसद अचीव कर ले। पूरा पेपर ही कहानी क्यों बनाई? सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज टू इवेल्युएट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूसेज ऑफ चलो मोबाइल एप्लीकेशन बीएसटी बस। अब ये फैक्टर्स मैंने कहां से लिए? थ्योरी से लिए। मुझे कैसे पता लगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता लगा। और मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऐसे 10 दिन में नहीं किया, मैंने उसको आराम से 6 महीने बैठ के पढ़ा। यस, यू नीड टू गिव टाइम। मैं हमेशा बोलती हूँ ट्रीट योर रिसर्च, योर पीएचडी एज योर बेबी, एज अ फैमिली मेंबर। आप घर में किसी को टाइम देते हो ना, तो वैसे आप इनको भी टाइम दीजिए। हाँ, मुझे पता है आजकल हम घर को भी टाइम नहीं देते। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस, और या से इट इज डिफिकल्ट मैनेजिंग योर वर्क लाइफ बैलेंस। बट यस, जब कुछ काम पैशनेटली करोगे, टाइम ऑटोमेटिकली निकल ही जाता है। तो हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी पीई सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द यूसेज ऑफ चलो मोबाइल एप्लीकेशन। Effort expectancy EE significantly influences the usage of Chalo mobile application. Social influence SI significant influences the usage of Chalo mobile application. Hedonic motivation significantly influences the usage of the Chalo mobile application, and familiarity F significantly influences the usage of the Chalo mobile application. तो ये सारे कंस्ट्रक्ट्स है 1 2 3 4 5। मैंने कहाँ से लिए वो ऊपर बताया था, कौन सी थियोरी यूज की है, और ये सब क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस। अब मैंने ये सिग्निफिकेंटली वर्ड क्यों लिखा है, इन्फ्लुएंसेस क्यों लिखा है, और हम यहीं से आपको डिसाइड होता है, आपके ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस से डिसाइड करते हैं आप कौन से स्टैटिस्टिकली टेक्निक और टूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं ये क्यों बोल रही हूँ। तो जब हमें ना पहली बार रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो हमें ये सब नहीं पता था कौन सा टेस्ट लगेगा। तो ये कब पता लगता है? जब हम कोर्स वर्क अटेंड करते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कोर्स वर्क आप बहुत स्ट्रांगली अटेंड करो। ये नहीं सिर्फ पैसा भर दिया, सर्टिफिकेट मिल रहा और काउंट हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा। और आप क्यों कर रहे हो पीएचडी? आप करियर में रहने वाले हो, आप कल जाके गाइड बनने वाले हो। तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाओगे? आप क्या बोलोगे उनको? जाओ स्टैटिस्टिशियन से समझो? नहीं, तो हमें भी ये नॉलेज बढ़ जाएगी। ओके, तो आज अगर मेहनत करेंगे तो कल भी आपके इस यूज होगा।
तो चलो आगे पढ़ते हैं, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करते हैं। और यहाँ पर मैंने ऐसा फ्रेम क्यों किया है, यस अगेन इसमें भी मैं बोलूंगी हर टीचर हर रिसर्चर अलग वे से हाइपोथेसिस और objectives frame करेगा। तो there is nothing called as wrong and right in research, but always understand that our research should be meaningful। ठीक है, अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ट्यूसडे मंडे के बाद आता है, तो वो प्रूव नहीं करना है, इट इज अ फैक्ट। मुझे ये नहीं बताना है रोज सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे सूरज उगता है, इट इज अ फैक्ट। मैं सो भी रहूंगी तो वो तो आएगा ही सूरज। तो अंडरस्टैंड, कुछ मीनिंगफुल देना सोसाइटी, वो चीजें टेस्ट नहीं करनी। अब जैसे मैं ये नहीं टेस्ट करना चाहती हूँ कि एटीएम में ज्यादा मेन यूज करते हैं क्या फीमेल्स, मतलब इज इट गोइंग टू हेल्प समवन, ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च हो गई होगी ना जब एटीएम नया नया है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या कर सकते हो बेटर। रिसर्च मेथोडोलॉजी देख लेते हैं, ये भी हमको क्या लिखना है, बेसिक चीजें सारी कवर होनी चाहिए। रिसर्च डिजाइन, द रिसर्च डिजाइन यूज्ड इज डिस्क्रिप्टिव, मैंने पिछले सेशन में बताया व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव, आप उसको देख लीजिए। डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन है टू फुलफिल द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द स्टडी हैव बीन मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड फ्रॉम UTAUT एंड UTAUT टू मॉडल्स। मॉडिफाइड वाला भी लिया था। द इंस्ट्रूमेंट कंप्राइज, इंस्ट्रूमेंट मतलब डेटा कलेक्शन क्वेश्चनर के थ्रू 19 स्टेटमेंट्स एंड द फ्यू डेमोग्राफिक क्वेश्चंस। तो मैंने 19 स्टेटमेंट्स फ्रेम की थी, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके साथ वो भी अगले सेशन में शेयर करूंगी। और फिर फ्यू डेमोग्राफिक क्वेश्चंस भी थे, मतलब बेसिक एज जेंडर। डेटा कलेक्शन मेथड, द स्टडी कलेक्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा वाज कलेक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन सर्वे, अंडरलाइन ऑनलाइन सर्वे एंड सेकेंडरी डेटा फ्रॉम रेलेवेंट सोर्सेज। नेट सेट के सारे क्वेश्चन है ऑनलाइन सर्वे किया था ना, क्योंकि जो लोग चलो मोबाइल एप्लीकेशन यूज करके उनके पास मोबाइल तो होगा ही। सैम्पलिंग मेथड, द मेथड सेलेक्टेड वाज नॉन प्रोबेबिलिटी पर्पसिव। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब भी हम कस्टमर स्टडीज करते हैं 90% हम क्या 99% नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करते हैं। उसके ऊपर भी मैंने ना नीरज कौशिक सर की वीडियो शेयर की थी, तो आप वो चेक कर सकते हो कि कैसे हमको पता लगता है प्रोबेबिलिटी। मैंने सैम्पलिंग फ्रेम पर बात की अपने प्रीवियस सेशन पर, आप वो जरूर देखिए। यहीं पर गलती हो गई तो आपका आगे रिसर्च ही गलत हो जाएगा। एंड एनीवन ट्रेवलिंग बाय बीएसटी बसेस, एनीवन कोई भी जा रहा है बीएसटी बस एंड यूजिंग चलो मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो बंदा बीएसटी बस से जा रहा है, बट वो चलो मोबाइल एप्लीकेशन वाज चूजन एट द रिस्पॉन्ड। अब ये थीसिस नहीं है ना, तो इसमें मैंने ये सब एज या फिर वो ऐसे स्पेसिफिक उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो सब नहीं रखा है। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो चलो के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, फिर अवेयरनेस आए वैसे लोगों जाके ढूंढो, फिर कितनों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है सर आप डाउनलोड कर दीजिए, फिर 6 महीने आप सीखो, फिर मैं उनके ऊपर स्टडी कर सकती हूँ। सैंपल साइज 200 पैसेंजर्स ऑफ बीएसटी बस। अब ये सैंपल साइज मैंने क्या किया है, मुझे जो टेक्निक लगानी थी ना उसके लिए कंपलसरी था, मुझे कैसे पता। गुड रिसर्च पेपर के लिए मैं बोलूँ हम लोग 100 ले लेते, बट आप कैसे डिसाइड करते हैं वो आजकल फॉर्मूलाज आते हैं। तो ये देखिए, ये इनका फॉर्मूला कैलकुलेटर है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिंक दिया है डैनियल सो। ठीक है, इनका कैलकुलेटर है। तो आपको यहाँ पर एंटीसिपेटेड इफेक्ट्स है, इसका मतलब क्या मैं आपको बताऊंगी। डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल पावर, नंबर ऑफ लेटेंट वेरिएबल्स, मेरी स्टडी में 6 कंस्ट्रक्ट्स थे, तो यहाँ पर मुझे वो एंटर करना है। ऑब्जर्व वेरियस मतलब मेरी कितनी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में, तो 19, डेमोग्राफिक्स नहीं, ऊपर मैंने लिखा है। और प्रोबेबिलिटी लेवल आपको पता है हमारी सारी कहानी पी वैल्यू पर है, तो ये कैलकुलेट बताएगा। तो ये बोले 200, तो इससे मैंने 200 लोगों से डेटा कलेक्ट किया। यहाँ पर चीटिंग करेंगे ना तो अपने रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो चीटिंग नहीं कीजिए, ऑनेस्टली मेहनत कीजिए। 6 मंथ्स लग जाता है डेटा कलेक्शन को, 200 लोगों से कलेक्ट करना 1000। एंड डिपेंड्स, हमारे यहाँ पर रिसर्च कल्चर नहीं है, सो पीपल डोंट वांट टू फील, बिकॉज देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन व्हाई दे शुड गिव 5 to 10 minutes फॉर माय स्टडी। हमें तो करियर मिल जाएगा, रिसर्च मिल जाएगी, अवार्ड हो जाएगी, बट वो एक आम इंसान को क्या है। तो डोंट यूज अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ऑलवेज रिक्वेस्ट देम। और अगर प्यार से बात करोगे ना डेफिनेटली लोग भर के देते हैं। हाँ, यू शुड गिव देम टाइम, यू शुड एक्सप्लेन देम व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिवील देयर नेम्स। और मेरा तो बस का स्टडी ऐसे था कि बहुत सारे बस यूज करते फिर भी लोग भरते नहीं थे, और एडिशनली कोई हेल्प करना नहीं चाहता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपना ईगो नहीं रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं टीचर हूँ, आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। ओके, बी ऑलवेज सॉफ्ट, काम हो जाते। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, द स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड इज स्मार्ट पीएलएस, अंडरलाइन, ये आजकल चल रहा है। और ये फैशन में चल रहा है इसलिए मैंने नहीं किया, मेरी स्टडी को वो सुटेबल था इसलिए मैंने किया। जस्ट बिकॉज मुझे मॉडल करना था, उसके ऊपर खर्चा करना था, मुझे प्राइस चाहिए था, ऐसा नहीं। इट हेल्प्ड मी टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव एंड द टेक्निक यूजेस स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल। पहले एमओस पर होता था, आजकल स्मार्ट पीएलएस पर होता है। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी आप चेक कर सकते हैं, एमओस और स्मार्ट पीएलएस दोनों। लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी क्या है, रिस्पोंडेंट सेलेक्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी वर दोज हु अंडरस्टूड इंग्लिश। देखिए, स्कोप वाज कवरेज, लिमिटेशंस इज समथिंग नेगेटिव।
नेगेटिव इन द सेंस हर स्टडी को लिमिटेशन होना जरूरी है, क्योंकि एक ही रिसर्च में हम सब कुछ नहीं कर सकते. देयर इज ऑलवेज बी अ रूम फॉर द फ्यूचर रिसर्च कॉलेज, जो हम फर्दर स्टडीज में लिखते हैं एंड में. द रिस्पॉन्डेंट सेलेक्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी वर दोज हु अंडरस्टूड इंग्लिश, जिनको इंग्लिश आती थी, क्योंकि और वो स्मार्टफोन यूज, मतलब मेरा क्वेश्चन है मैंने हिंदी में नहीं किया था, तो इंग्लिश स्पीकिंग ही लिए थे ना, मतलब वो स्मार्ट कार्ड वालों को मैंने काउंट नहीं किया, दो दे आर यूजिंग. चलो ओके. रिजल्ट है फिगर नंबर 3 सेम मॉडल, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है, ब्लू और येलो कलर का. अब ये इसके कंस्ट्रक्ट्स 1 2 3 4 5, ये 6. ठीक है. अब इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स थे. परफॉर्मेंस तीन स्टेटमेंट्स, यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स, यहाँ 3 स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चनर की स्टेटमेंट्स है. इंडिकेटर्स हेडोनिक मोटिवेशन में 3 और यहाँ पर, तो कितने 19 स्टेटमेंट्स है, मैंने ऊपर लिखा था. डेमोग्राफिक्स काउंट नहीं करते. अब ये क्या है, ये हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को बाद के लिए रख देते हैं. स्लोली स्लोली अपना लेवल बढ़ाएंगे. ये क्या है, ये क्या है, ये इंडिकेटर्स यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं. अगर आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, टू वे, वन वे एरो. ये येलो वालों को क्या बोलते हैं, ये ब्लू को क्या बोलते हैं, ये ब्लू के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्यों नहीं लिखा है, ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, ये सब हम कमिंग सेशंस में भी डिस्कस करेंगे. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी, तो आपको अगर याद है तो एक बार चलते. ओके, आप ले सकते हैं ब्रेक, मैं भी थक गई हूँ, तो हम ले लेते हैं 5 मिनट की ब्रेक. चाहिए मत, पॉज कर लेते हैं. तब तक मैं हाइपोथेसिस आपको बता देती हूँ एक बार. यस, आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो. चलो हाइपोथेसिस देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस. होल्ड करते हैं 5 मिनट. चले ओके. ऑब्जेक्टिव, टाइटल और हाइपोथेसिस सब एक ही बात करने चाहिए. ठीक है, तो ये फैक्टर्स या अफेक्टिंग यूसेज ऑफ, चलो तो यही फैक्टर्स है, हम यही देख रहे हैं. तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव और मेरा हाइपोथेसिस एक ही बात कर रहे हैं. और अगर मैं आपको टाइटल पर लेके जाऊं, तो टाइटल टाइटल भी आपसे यही बात कर रहा है. A study and evaluate antecedents of usage of चलो मोबाइल एप्लीकेशन. चलो आ जाओ वापस. हाँ मुझे पता है, हम रुक सकते हैं, बट यस हमारे पास भी टाइम कॉन्स्टेंट्स रहते हैं. लेट्स फिनिश इट ऑफ. ओके, ये हमारे रिजल्ट्स को, हमको तो मॉडल समझ नहीं आ रहा, तो लेमैन के लिए तो ये देखते क्या है. बीटा कोफिशिएंट, टी वैल्यू, पी वैल्यू, रिजल्ट, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ये हमको जानना जरूरी है. हमारी पी वैल्यू होती है, आपको पता है सारी कहानी रिसर्च की पी वैल्यू. टी वैल्यू और बीटा कोफिशिएंट क्या है. और ये पाथ मतलब ये स्मार्ट पीएलएस में आता है. एफर्ट एक्सपेक्टेंसी को हम चेक करें बिहेवियरल इंटेंशन पर, लोग यूसेज कर रहे हैं ना उसके ऊपर स्टडी करें. यही तो मेरी थ्योरी थी यूटी ए यूटी. फैमिलैरिटी को बिहेवियरल इंटेंशन, हेडोनिक मोटिवेशन को बिहेवियरल इंटेंशन, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी को बिहेवियरल इंटेंशन, और सोशल इन्फ्लुएंस को बिहेवियरल इंटेंशन. ठीक है, 1 2 3 4 5, ये सब हम क्या बता रहे हैं कि लोग ये कॉन्स्ट्रक्ट्स, ये स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोग चलो के बारे क्या कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करें. तो यहाँ पर देखिए पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, इट इज आपको वो वैल्यू, चलो मैं आपको बताती हूँ. सिग्निफिकेंट लेस देन 0.05, ये हम क्यों है मैं बताती हूँ आपको. और यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज मोर देन 0.05, मोर देन 0.05, इट इज लेस देन 0.05. ठीक है. चलिए अभी मैं आपको सिर्फ रिसर्च पेपर का ओवरऑल बता रही हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट मतलब प्रैक्टिकल नहीं करा रही मैं आपको, स्टैटिस्टिक्स नहीं करा रही. टेबल 2 पर आ जाते हैं. इसके एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, जो डिपेंडेंट को देख रहे हैं. इफेक्ट कर है तो ये इंडिपेंडेंट है आपके पास. एफर्ट एक्सपेक्टेंसी, फैमिलैरिटी, हेडोनिक मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, और मैं डिपेंडेंट वेरिएबल बिहेवियरल अटेंशन है. मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है नेटसेट का रिसर्च एप्टीट्यूड पर, कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, हर बार नेटसेट में आता है. तो याद रखिए नेटसेट और पीएचडी काफी क्लोज है. आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पर तो बहुत ध्यान देना जब आप नेट की भी प्रिपरेशन करें. तो 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट है हमारा बिहेवियरल इंटेंशन. फैमिलैरिटी कंस्ट्रक्ट हैड द मैक्सिमम स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट बीटा वैल्यू ऑफ 0.2.
91। तो यहाँ पर आ जाते हैं टेबल पर, देखिए 0.291 सबसे ज्यादा बीटा कोफिशिएंट इसका ज्यादा है, ठीक है। हम तो हायर वाला देख रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये वैल्यू देख रही हूँ मैं, ये टेबल, ये रो, कॉलम सॉरी। दिस इंडिकेट्स दैट फेमिलियरिटी कंट्रीब्यूटेड द हाईएस्ट सिग्निफिकेंस, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है यूसेज ऑफ, जो मेरा हाइपोथेसिस था, फेमिलियरिटी। सिग्निफिकेंस टुवर्ड्स बिहेवियरल इंटेंशन ऑफ चलो मोबाइल एप्लीकेशन, सीएमए, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। द अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर सोशल इन्फ्लुएंस, एसआई। तो फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है, सबसे पहले फेमिलियरिटी, फिर सोशल इन्फ्लुएंस, फिर एफर्ट एक्सपेक्टेंसी, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी, हेडोनिक मोटिवेशन आर द लीस्ट कंट्रीब्यूट। तो सबसे लीस्ट किसने कंट्रीब्यूट किया है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी और हेडोनिक, मतलब वो इनसिग्निफिकेंट आए। अब ये मतलब मैंने ऊपर बताया था कंस्ट्रक्ट का, तो आगे पढ़ते हैं। फेमिलियरिटी एंड सोशल इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियरल इंटेंशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप सेट करते हो ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नेट सेट का क्वेश्चन है, पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस पूछते स्टेप्स। एंड एफर्ट एक्सपेक्टेंसी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट 10%। ये 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों लिया 5%, ये आपके स्टैटिस्टिशियन से आपको डिस्कस करना होता है, ये आप खुद करे तो आपको पता होना चाहिए। पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 इज कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट, तो जहां पर भी मैंने ऊपर बताया 0.05 से वो सिग्निफिकेंट, while p value lower than 0.05 is considered as significant. Hence, from table 2, we can interpret that effort expectancy, familiarity, and social influence have a significant relationship towards the behavioral intention of the Chalo mobile application. The results of the p value indicates three variables. देखो p values की दी है, effort expectancy, familiarity और social influence significantly influence behavioral intention। तो ये तीन फैक्टर significantly influence करे, बाकी insignificant आए। अब मुझे ना यहाँ से कुछ समझ नहीं आता, हमारा एनालिसिस नहीं, हमने तो बस लिख दिया देख के, बट अब देखो एक्सप्लेनेशन है जो हमको एंड में देनी है जरूरी। बिकॉज सी रिमेंबर, आप जब रिसर्च बना रहे हो ना, तो आप सिर्फ पीएचडी स्कॉलर्स के लिए नहीं बना रहे हो, आप बीएसटी बस के लिए मैंने किया है, तो बीएसटी बस को थोड़ी ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस समझेगा, नॉट नेसेसरी ना मैं जिनके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उनको पीएचडी रिसर्च स्टैटिस्टिक्स आता है, एक ले पर्सन। अब जब आप एक स्टूडेंट हो जिनको रिसर्च नहीं आती, और सपोज आप मेरा लेक्चर दे रहे हो, मुझे आपके लेवल पर आना है, ओके, सो इट शुड ऑलवेज एक्सप्लेन। और ऐसा नहीं है हाई फाई लैंग्वेज लिखने से अच्छी इंग्लिश लिंक, इंग्लिश आपकी मैनेजेबल और डिसेंट होनी चाहिए, इतनी की रिजेक्ट नहीं हो। बहुत ज्यादा फैंसी फ्लावरी बनाओगे तो भी कुछ नहीं होता, सिंपल जितना रखोगे आपको ज्यादा। और आपने अगर कम्युनिकेशन देखा है, एंड मैं बोलती हूँ देयर शुड बी नो शेम, यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ एनीथिंग। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं बोलूंगी मेरी तो नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो हम घर में तो पंजाबी बात करते हैं, तो जितना मैनेजेबल हो सकता है आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। और हम सोचते कौन से लैंग्वेज में है उसके ऊपर मैटर करता है, अगर आप इंग्लिश में सोच पाते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। आज के जमाने में हम क्या नहीं सीख सकते, तो जो नहीं आता वो सीखो, ग्रामर नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, ठीक है। तो हम कैसे काम करें वो हम पर है ना, कितनी मेहनत करनी है हमको, कहाँ पर मेहनत करनी है वो भी पता होना चाहिए। सो कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशंस, द अबव रिजल्ट डिपिक्ट्स दैट 3 आउट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो रिजल्ट क्या बता रहे हैं, ऊपर के 5 वेरिएबल्स में 3 है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप टुवर्ड्स बिहेवियरल इंटेंशन ऑफ चलो मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। द रिसर्च इज अ गुड रेफरेंस फॉर बीएसटी, ये बीएसटी टू प्रमोट। तो कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा 3 फैक्टर्स ने सिग्निफिकेंट किया, और ये रिसर्च किसको हेल्प करी है, बीएसटी को, ताकि वो चलो मोबाइल एप्लीकेशन मोर कॉम्पिटिटिवली। BST needs to enhance these factors further. So BST क्या कर सकती है, इन फैक्टर्स पर ज्यादा मेहनत करेगी, कैसे करते हैं, टू एनकरेज मोर यूसेज ऑफ द चलो एप्लीकेशन। एज पर द रिजल्ट फेमिलियरिटी वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर इन अफेक्टिंग द बिहेवियर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर मतलब सबसे ज्यादा क्या यूसेज को अफेक्ट कर रहा है, फेमिलियरिटी, बिहेवियर इंटेंशन ऑफ द चलो मोबाइल एप्लीकेशन। फेमिलियरिटी का मतलब इज अ क्रिटिकल फैक्टर एज इट हेल्प्स रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। आप किसी चीज से जितना फेमिलियर हो, छोटा बच्चा है ना सबकी गोदी में नहीं जाता क्योंकि उसको डर लगता है, रोना आ जाता है, बिकॉज इज नॉट फेमिलियर, वो फैमिली वालों से ही फेमिलियर होता है। तो सिमिलरली जब आपका एप्लीकेशन लोगों ने यूज किया उनको फेमिलियर लगेगा तो यूज करेंगे। द यूजर्स हु फील मोर फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी टेंड टू इंक्रीज द यूसेज ऑफ दैट। अगर आप हर बार डरते हो टेक्नोलॉजी से फ्रॉड हो जाएगा तो आप तो यूज ही नहीं करोगे, वो कितना भी अच्छा हो। तो फेमिलियरिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब चलो वालों को याद रखना है, जितना ज्यादा लोग के लिए वो अगर प्रमोट करना चाहते हैं चलो एप्लीकेशन, तो अगर वो इजी टू यूज होगा, ठीक है, लोग उसको जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तभी वो बेनिफिट है। यूजर्स हु फील मोर फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, अगर आप अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है तो आप वो कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करेंगे, बिकॉज आपको टेक सेवी है। तो यूज फिर आगे पढ़ते हैं, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी प्रूव टू बी सिग्निफिकेंट। अब दूसरा फैक्टर क्यों सिग्निफिकेंट है, टुवर्ड्स बिहेवियर इंटेंशन ऑफ द चलो मोबाइल एप्लीकेशन। पैसेंजर्स, अब उसकी एक्सप्लेनेशन, एफर्ट एक्सपेक्टेंसी ऊपर मतलब लिखा था, पैसेंजर्स इजीली एक्सेप्ट सर्विसेज दैट आर इजी टू एक्सेस लर्न एंड यूज। आपके पास टाइम इतना नहीं होता है कि आप बैठ के पहले एक एप्लीकेशन के लिए अपना टाइम वेस्ट कर, तो पैसेंजर्स वो इजीली एक्सेप्ट सर्विस करेंगे जो इजी टू एक्सेस है, लर्न एंड यूज, आपको इजीली अवेलेबल है, पता है आपको कहाँ से डाउनलोड करना है,
आप उसको लर्न और यूज कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंट रिजल्ट रिवील्स दैट बीएसटी शुड मेक द एप्लीकेशन मोर यूजर फ्रेंडली। तो अब तक जितनी यूजर फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली करे विच विल इंक्रीज द यूसेज। तो जो सिंपल टू यूज होता है ना, तुरंत आपको इंस्ट्रक्शन समझ आ गए, फटाफट यूज होता है। सोशल इन्फ्लुएंस, तीसरा कंस्ट्रक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स। न्यू अराइवल्स नीड एक्सेप्टेंस। कुछ भी नया मार्केट में आता है उसको टाइम लगता है। एंड द परसेप्शन एंड फेवरेबल रेटिंग्स ऑफ द क्लोज्ड वन मैटर्स। तो यहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंस था ना आपके सिग्निफिकेंट, तो अगर आपके पेरेंट्स यूज करे तो आप यूज करोगे, फ्रेंड्स यूज करे तो आप यूज करोगे, वो लोग घूमने जा रहे तो आप घूमने जाओगे, उनके घर में वॉशिंग मशीन आई, उनके घर में एसी आए तो हमारे घर में आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल है। तो उनकी रेटिंग, अगर उन्होंने बोल दिया यार बेकार ऐप है, कोई फायदा नहीं, बस कभी टाइम पर नहीं आती, तो there is a possibility you won't even download it. People tend to adopt something that is trusted and valued. BST needs to train the conductors to promote the usage. Yes, BST staff ही help कर सकता है. There needs to be more awareness, क्योंकि conductors ही बात करते हैं और वही बता सकते हैं कि मैडम छुट्टे की टेंशन खत्म, हम टेक फ्रेंडली हो गए हैं। There needs to be more awareness of the usage of Chalo, and the conductor's explanation demonstration can encourage the passengers to download and use that. अगर वो यूज करना सिखाए, जैसे अब सपोज इंग्लिश नहीं आती, हमें नहीं पता, उसमें तो रीजनल लैंग्वेजेस भी काफी सारी, तो अगर आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, उन्होंने हेल्प कर दी कि ऐसे ऐसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि समझ नहीं आता ना एप्लीकेशन। और ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तभी आपको समझ आएगा, कुछ कुछ लोग पढ़े लिखे होते तो भी हमको समझ नहीं आता। तो देयर शुड नेवर बी अ हेजिटेशन, सीखने से ही सीखते हैं, पूछने से ही हेल्प मिलती है। फाइंडिंग्स इन द केस ऑफ हेडोनिक मोटिवेशन, फन टू यूज था ना, उसका मतलब ये फाइंडिंग्स मैच हो रही है जैसे, एंड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी जिन्होंने दिया कॉन्ट्रेरी टू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मतलब दूसरों की स्टडी में ना हेडोनिक मोटिवेशन और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी भी सिग्निफिकेंट आ रहा था, तो मेरी स्टडी में नहीं आ रहा। अब मैंने जाके उसका रिजल्ट झूठा नहीं बनाया, जो रिजल्ट थे मैंने वही रिपोर्ट किया। बिकॉज आई रिपीट, नेवर फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस, डोंट डू मैनिपुलेशंस, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, इट इज अ पनिशमेंट। बहुत सारे यूजीसी आप अगर चेक करोगे उनकी गाइडलाइंस है, अ टीचर कैन ऑल्सो, अ रिसर्च स्कॉलर कैन लूज हिज और वर्क करियर। एक मतलब लाइफ में वो एक बोलते हैं ना हमारे पर धब्बा लग जाता है, वो सब मत करिए। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस मत कीजिए, जो रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है वही बताइए। और एक अच्छी रिसर्च बताती है ये रिसर्च है कॉन्ट्रेरी टू द, मतलब मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये दो चीजें मैच नहीं हो रही है, सबकी प्रीवियस स्टडीज में ये मैच हो रही थी जहां से मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। 100 स्टडीज होगी बट मेरी 10 स्टडीज से मैच नहीं हो रही, क्योंकि मैंने 10 स्टडीज को ही पढ़ा। The results showed hedonic motivation as an insignificant factor. It clearly shows that even if the application is not very entertaining, it is immaterial for the passengers as they are concerned about the real-time location of the bus. अब ये ऐप है ना कोई बच्चों के लिए नहीं है कि टाइम पास कलर स्टार्स आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लोगों की मेन जरूरत क्या है, कलर नहीं, मेन जरूरत है कि मेरी बस टाइम पर आए। तो हेडोनिक मोटिवेशन कह रहे हैं इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, मतलब कोई बात नहीं, अगर फन भी नहीं एप्लीकेशन तो भी लोग यूज करेंगे, प्रोवाइडेड अगर उनको रियल टाइम लोकेशन ऑफ द बस मिले, बिकॉज दैट इज द इंटेंडिंग पर्पस ऑफ द BST bus, that people should be able to track the buses and track the real time location. Performance expectancy, which is the belief of the individual. Performance expectancy क्या है? It is a belief of the individual that the use of technology will help gain the desired benefit. आप कुछ क्यों यूज करें टेक्नोलॉजी, घर बैठे काम हो रहा है, टिकट बुक हो रही है, घर बैठे खाना ऑर्डर कर रहे हैं, चूल्हा नहीं है, चूल्हा जलाना नहीं पड़ेगा, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, ठीक है, कोई बेनिफिट है तभी खा रहे हो। इट इज सिग्निफिकेंट इन द केस ऑफ द प्रेजेंट, दिस मीन्स दैट चलो इज येट टू, मतलब चलो ने अब तक वो काम नहीं किया, मतलब बिलीफ ऑफ द इंडिविजुअल दैट द यूजर, लोगों को लग रहा नहीं है कि चलो को यूज करके ही हमारा बेनिफिट है। ये स्टडी अभी 1 साल हो गया। एट प्रेजेंटली परसेप्शन or the attitude or maybe the performance of the application must have changed. If you are a user of the Chalo mobile application and you want to give me any feedback, you can please give me, because I would be very happy to again do another research on Chalo. Maybe this time satisfaction, because this was done in 2023, which was very early to map the satisfaction level of the bus commuters. So in fact, in any one of you is listening to my lecture or my session is interested in working on a paper in public transport, in the area of public transport or BST bus, definitely you can contact me. I'll be more than happy to collaborate with you. ठीक है, हम कोई भी एक्सपर्ट नहीं होते, हम सीखते हैं। दिस मैंने अपने मेंटोर से सीखा है। मेरे मेंटोर्स कभी भी नहीं कहते हमको सब कुछ आता है, दे आल्सो से वी आर इन द लर्निंग स्टेज, भले उनको सब कुछ आता भी हो। सो दैट इज हाउ यू स्टे डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, कीप लर्निंग। दिस मीन्स दैट चलो इज येट टू डिलीवर ऑन, चलो ने अब तक अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। और ट्रस्ट में मुझे लगता है रोड ट्रांसपोर्ट पर बहुत डिफिकल्ट है। सो इतना भी क्या, तो इट इज अ कमेंडेबल एफर्ट, और इनफैक्ट वी ऑल नो कि हम कर सकते हैं। एंड आई से व्हेन वी कंपेयर लोकल ट्रेन्स एंड BST बस, इट इज इनजस्टिस, बिकॉज रेलवे ट्रैक्स पर काम करते हैं और रोडवे तो हमें पता रोड पर है, तो फिर there is no comparison. The application is working towards showing the precise location of the buses that will help the commuter plan their journey.
इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल बट द बेनिफिट शुड रीच द मासेस। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो गवर्नमेंट, बट वो बेनिफिट मासेस मतलब आम इंसान तक जाना चाहिए। एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी इंश्योर्स द सर्वाइवल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द। सो डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन है, हम पीछे रह जाएंगे तो डिजिटलाइजेशन पर खर्चा होगा, बट हमको ये भी इंश्योर करना है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई तो हम पीछे रह जाएंगे। और हमें अपना बिजनेस सस्टेनेबल रखना है। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वी ऑल नीड टू मूव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, वी नीड टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। आप अपने आप को भी लाइफ में अपग्रेड नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट, योर थ्रेट इज नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ। ठीक है, कंप्यूटर्स आए थे तो जॉब्स चले गए थे, या फिर मैं बोलूं हमारा डर था, जो भी था, तो सेम इज हैपनिंग नाउ। रेफरेंसेस, आई नो फियर ऑफ अननोन रहता है कि टेक्नोलॉजी हमारे जॉब्स ले जाएगी, एंड हो भी सकता है, हो रहा है, बट हम अपने आप को अपग्रेड ना करें, वहां गलती है। तो रिसर्च पेपर्स मैंने रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी दोनों वर्ड यूज किया है। रिसर्च पेपर्स मैंने दे दिए कहाँ से मैंने लिया है, ठीक है, ऑनलाइन लिंक्स, ये आप जहाँ पर पब्लिश करेंगे उनकी गाइडलाइंस है। ठीक है, 12 पेजेस थे और वर्ड से 2731। अब मुझे स्टार्टिंग पर आपको एब्स्ट्रैक्ट रीड कराना है। आई होप सो अब आप एक डिसेंट मैनेज कर पाएंगे पेपर, कहाँ से जाना है पेपर, कॉन्फ्रेंसेस, थीम्स आपको समझ आ गई होगी। आपको डाउट्स आते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ मी। मैंने अपना, और आपको अगर पता हो तो हमारे ग्रुप से बहुत सारे, जहाँ पर हम सिर्फ एकेडमिक डिस्कशंस करते हैं, अरविंद लुहार सर है जो हमारे प्रोफेसर है अकाउंटेंसी के, उनके बहुत सारे ग्रुप्स में मैं एक्टिव हूँ। और हम कोई कमर्शियल मैसेज एंटरटेन नहीं करते, और हमारे सिर्फ एकेडमिक ग्रुप है वो। बहुत सारे ग्रुप्स में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, भले मैं एडमिन हूँ या ना हूँ। तो अगर आपको मेरे टच में रहना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जस्ट रिमेंबर, वी ऑल ग्रो इन एनवायरमेंट जहाँ पर हमें पता हो कि हमें आगे ग्रो करना है। एक मिनट, मैं एब्स्ट्रैक्ट पर आ रही हूँ। यस आई नो हमारी टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, फटाफट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, डिजिटलाइजेशन एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एड वैल्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। बराबर है ना? डिजिटलाइजेशन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कदर बढ़ जाती है, वैल्यू, क्योंकि टाइम पता लग जाता है, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है। अब आप फॉरेन की बसेस देखोगे, इसको आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो गलत है ना। फॉरेन की फंडिंग अलग होगी, डेवलप नेशन होगा। चलो मोबाइल एप्लीकेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स अंडरटेकन बाय मुंबई's BST अंडरटेकिंग टू सॉल्व द मल्टीपल challenges faced by the transport. The motive of the study was to evaluate the antecedents of the usage of Chalo application among the BST bus commuters of western suburbs in Mumbai. The study collected primary data using a structured questionnaire based on the UT-AUT and UT-AUT2 theories. Findings denoted that effort, expectancy, familiarity, and social influence had a significant relationship towards behavioral intention of the Chalo mobile application. The BST needs to consider these factors to encourage mobile application usage in Mumbai. The 7-decade-old bus services, मतलब 70 years, 75, 76 बर्थडे होगा अभी BST का, शुड नॉट लूज ट्रस्ट बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी इशू। आजकल लोग नहीं जा रहे हैं, बसेस की प्रॉब्लम है, बसेस कम है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। रिलायबिलिटी, टाइम पर बस नहीं आती क्योंकि इट इज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। आपको अगर आपने स्टैटिस्टिक्स देखा होगा तो हमारे पास लेस देन 3000 बसेस है, उसमें से भी ओन्ड और प्राइवेट बसेस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बसेस, और एटलीस्ट वी नीड 7000 बसेस। ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मुंबई नीड 7000 बसेस। अगर आपने देखा होगा लैक्स में हमारे पास टू व्हीलर्स है। इट इज सो इजी टू गेट टू व्हीलर नाउअडेज। कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम है, और फिर आपको EMI इंस्टॉलमेंट पर है, तो वाई टू वेट फॉर बस। तो अगर हम इन्वायरमेंटल कंसर्न सोचे, और सोचे हम प्लैनेट के लिए हम बहुत अब्यूज कर रहे हैं, तो वी ऑल कैन मूव टुवर्ड्स बेटर ऑप्शंस। यस आई अग्री कि बेटर ऑप्शंस होने भी चाहिए। BST बस के लिए अगर आप रुक रहे हो आधा घंटा और आपका कुछ मिस हो रहा है तो डेफिनेटली कोई नहीं जाना चाहेगा। एंड पोस्ट कोविड मैनी पीपल डोंट वांट टू ट्रेवल बाय ओवरक्राउडेड बसेस। सो यस दिस इज समथिंग BST शुड also work on. In fact, they are trying to working on. अगर आपने देखा होगा उनके इलेक्ट्रिक बसेस आ गए जिसको बहुत लोग प्रेफर करे। Yes, we need more investment. Agree. But yes, you can use public transport whenever possible for you. Investment in technology. The 7-decade-old bus service should not lose in trust because of the reliability issue. Investment in technology is essential, but the benefit should reach the masses. Future studies can examine डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड क्रिटिकल इवेंट। क्योंकि मैंने स्टडी में डेमोग्राफिक फैक्टर्स नहीं किए थे, तो एक अच्छी रिसर्च हमेशा एंड होती है क्वेश्चन से, तो मैं हमेशा बोलती हूँ एक प्रॉब्लम। तो अब आपको पता लग गया, आप डेमोग्राफिक फैक्टर्स को लेके चलो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, आप सेटिस्फेक्शन देख सकते हैं मेल स्टूडेंट्स की, फीमेल स्टूडेंट्स की, मेल कम्यूटर्स की, फीमेल कम्यूटर्स की टूवर्ड्स चलो, एंड क्रिटिकली इवेल्युएट। आप उसके पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, मेरिट डीमेरिट्स, या एक्चुअली वो
अपना सर्व कर पा रहा है पर्पस। और मैंने बताया था कीवर्ड से इजी हो जाता है पेपर ढूंढना। नाउ माय दिस पेपर इज अपलोडेड ऑन अ लिंक, आई शेयर दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन आस्क फ्रॉम मी। तो देखो आप बस मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन लूंगी ना तो सबसे पहले फूड वाले आ जाएगी, मेडिकल के आजकल होते हैं। तो बस मोबाइल एप्लीकेशन 20, ये अल्फाबेटिकल वाइज होता है, तो बी पहले, चलो मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि ये चलो मोबाइल इंडिया में ही है। डिजिटलाइजेशन, यस, आप डिजिटलाइजेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डालेंगे तो आपको ये पेपर सर्च हो सकता है। अब तक मेरा पेपर इतना फेमस नहीं हुआ है, तो यस स्लोली पॉपुलैरिटी बढ़ती है। जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। तो अल्फाबेटिकल वाइज ABCDEFG, ओके, टेक्नोलॉजी। तो कीवर्ड से अपना पेपर ढूंढ सकते हैं। एंड अभी आप गूगल पर जालोगे चलो मोबाइल एप्लीकेशन PH रिसर्च, तो आपको ये मिल सकता है पेपर। There is a possibility, I'm not sure। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं सेशन। मुझे ये एंटीसीडेंट्स का मतलब बताना था, बट एज मेरे पास अभी टाइम नहीं है और हमको सेशन वाइंड अप करना है, तो हम फ्यूचर में मिलते हैं। और आपको कोई भी डाउट है यू कैन अप्रोच मी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट हेजिटेट टू आस्क। देयर आर टीचर्स, देयर आर फ्रेंड्स, देयर आर कलीग्स हु आर गोइंग टू हेल्प यू। तो आप प्लीज उनके साथ टच में रहिए, ये मत सोचिए कोई हेल्प नहीं करता, आप मांगोगे नहीं तो कोई हेल्प नहीं करेगा। And trust me, do your work yourself. There are lots of issues on unethical practices going on, but we as teachers, we as students should respect our work. Why to spend on some unethical ways when you can learn yourself? सिर्फ इतना है कि टाइम देना है। अब मुझे ना कल एक मैसेज आया था, आई डोंट नो, मैं बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बोला मैम आई एम अ हाउसवाइफ और मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आपका सेशन है ना अपने साथ किचन में लेके जाती हूँ, खाना बनाते वक़्त मैं वो सुनती हूँ। तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने मेरी इतनी वैल्यू की, कि मैं भी एक लर्निंग फेज़ पर हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही मैं आपको 100% पढ़ा रही हूँ, बट येस, जो भी मैं सीख रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो मुझे भी लगता है कि अगर किसी को इतनी कदर है मेरी कि कोई आज मेरी वज़ह से एक रिसर्च पेपर लिख पा रहा है, या तो फिर भगवान ने मुझे एक ज़रिया बनाया अब तक पहुँचने का, या मे बी आई एम ट्राइंग टू हेल्प अदर्स। मुझे भी जितनी नॉलेज है मैं वो शेयर करूँ। इसलिए मैं हर सेशन में डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि कॉन्टैक्ट योर गाइड, डिस्कस विथ योर रिसर्च सुपरवाइज़र, रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो ही कुछ करिए। कवलप्रीत ने बोला इसलिए मत कीजिए। बुक बना लीजिए, रिसर्च पेपर आज सीखा, रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसमें से कितने सारे क्वेश्चन्स आपको आने वाले हैं। जैसे मैंने प्लेजरिज्म वर्ड यूज़ किया, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेट सेट सिलेबस। एंटीसीडेंट्स है, जैसे मैंने आपको हाइपोथेसिस के बारे बोला बताया, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे नेट सेट के सिलेबस के। तो इर्रेस्पेक्टिव वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट और यू आर परस्यूइंग PhD, यू शुड वॉच दिस सेशन। एंड मैं बहुत सारा थैंक यू आप सबको। मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग बढ़ रहे हैं अभी, तो मुझे भी मेहनत करने का मन करता है। तो अगर आपको मेरी सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं मैं किसी सेशन पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता है अभी रिसर्च अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो अपने फ्रेंड्स MBA जो कर रहे हैं नॉन एकेडमिक्स में, उनके साथ भी आप शेयर कर सकिए। और उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि कवलप्रीत मैम ने बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम अपनी आओ रिसर्च सीखे, मेरी प्लेलिस्ट का नाम है, तो मेरे साथ, और मैं भी जिनके साथ सीख रही हूँ मेरे सारे मेंटोर्स हैं, तो मेरा भी उन सबको थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड है। और आप सबको थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।